All Inclusive Current Affairs for Prelims 2021 Polity Class 3। ये वीडियो हिंदी में है। इंग्लिश वीडियो इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। फिफ्थ स्केड्यूल और सिक्स्थ स्केड्यूल में क्या डिफरेंस होता है? फिफ्थ स्केड्यूल स्केड्यूल्ड एरियाज और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, जबकि सिक्स्थ स्केड्यूल ट्राइबल एरियाज के लिए है। देखो, इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अगर आपको उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी है, जैसे कुछ ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनका मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी के साथ अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो उनके रहने का तरीका, उनको एडमिनिस्टर करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। इसीलिए ये सोच के सरकार सिक्स्थ स्केड्यूल लाई, जिसमें ट्राइबल एरियाज़ बनाए जाते हैं, जिनके पास उन एरियाज़ में वहाँ के लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है, आज़ादी होती है कि वो अपने रूल्स रेगुलेशन जैसे मर्जी चाहें वैसे मैनेज करें। ठीक है, लेकिन बाकी एरियाज़ में, बाकी स्टेट्स में, ठीक है, ये हमने बात करी नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स की, बाकी स्टेट्स में भी स्केड्यूल ट्राइब्स होती हैं। कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर देम एज स्केड्यूल्ड एरिया, है ना। तो फिर ऐसे एरियाज़ के लिए फिफ्थ स्केड्यूल होता है। राइट, इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं फिफ्थ और सिक्स्थ स्केड्यूल? फिफ्थ स्केड्यूल इन स्टेट्स में है। आप चाहो तो इन स्टेट्स के नाम मत याद करो, बट एक बार मैप देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश, ये बात करें फिफ्थ स्केड्यूल की, फिफ्थ स्केड्यूल एरियाज कौन से स्टेट्स में है? फिलहाल 10 स्टेट्स में है हिमाचल प्रदेश। और देखो, ये इतना सारा एरिया, ठीक है ना, इतने सारे एरिया में, ठीक है, याद करना इसको सिंपल है। यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पे बिहार नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, बिहार वेस्ट बंगाल नहीं है यहाँ पे कर्नाटका नहीं है। ठीक है, ये बाकी सारे हो गए। सिक्स्थ स्केड्यूल एरियाज नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट्स हैं? नीचे से चलो, नीचे से जाओगे तो ठीक ये वाले। एंड इनर लाइन परमिट किस में है? तो इनर लाइन परमिट अभी हम पढ़ेंगे। ये जितने भी राइट वाली बाउंड्री पे इलाके हैं, ये जो राइट वाली बाउंड्री है इंडिया की, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं लाइन लगा के चारों, इनमें है इनर लाइन बाउंड्री। ओके, तो फिफ्थ शेड्यूल अप्लाइज टू ऑल इंडिया एक्सेप्ट 4 स्टेट्स। ठीक है, कौन से 4 स्टेट्स? ये जो 6 शेड्यूल के हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इनको छोड़ के आपको किसी भी स्टेट में अगर स्केड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना है, दैट इज अंडर फिफ्थ शेड्यूल। तो जैसे मान लो यूपी है, यूपी में फिलहाल कोई स्केड्यूल्ड एरिया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। राइट, अब अगर उस स्केड्यूल्ड एरिया की बाउंड्री चेंज करनी हो, तो फिफ्थ शेड्यूल एरिया की बाउंड्री चेंज करने के लिए प्रेसिडेंट कर सकते हैं, सिक्स्थ शेड्यूल की गवर्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ है, अगर आप चाहते हो कि भी उस पर्टिकुलर स्केड्यूल्ड इलाके की स्पेशल नीड्स हैं एंड हम चाहते हैं कि वो सेंट्रल लॉ, पार्लियामेंट का लॉ अप्लाई ना हो उस एरिया में, या किसी मॉडिफिकेशन से अप्लाई हो, उसमें थोड़े चेंजेस ला दिए जाएं, तो उसके लिए आपको दोबारा पार्लियामेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गवर्नर लिख के देंगे कि भाई ये लॉ अप्लाई नहीं होगा या इन चेंजेस के साथ अप्लाई होगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, ऐसी स्टेट लॉ है, उसके लिए भी गवर्नर इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सिक्स्थ स्केड्यूल के लिए, असम के लिए तो वही चीज़ है जो बाकी स्केड्यूल एरियाज के लिए है, लेकिन जो बाकी तीनों स्टेट्स हैं सिक्स स्केड्यूल में, उनमें अगर सेंट्रल लॉ में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो डैट ओनली प्रेसिडेंट कैन डू। तो आपको याद क्या रखना है? सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो ये वाला पॉइंट कि जो बाकी 3 स्टेट्स हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें अगर आप चाहते हो सेंट्रल लॉ ठीक से ना लगे, कुछ चेंजेस के साथ लगे, वो प्रेसिडेंट करेंगे, बाकी सबके लिए इट इज़ गवर्नर। ठीक, जो पेसा एक्ट है वो अप्लाई होता है या नहीं? फिफ्थ शेड्यूल में होता है, सिक्स में नहीं होता। ये पेसा एक्ट क्या होता है, ये भी हम नीचे देखेंगे 2 मिनट बाद। अब देखो, आपको ये चाहिए कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले। सिक्स्थ शेड्यूल का मेन पर्पस है ऑटोनॉमी देना, आज़ादी देना, कि लोग जैसे चाहें वैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करें। तो उसके लिए वहाँ पे ऑटोनोमस, सिक्स्थ की बात कर रहे हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी जाती है, जिसमें 30 लोग होते हैं। 30 में से 4 लोगों को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं,
बाकी 26 लोगों को वहीं के लोग इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट करते हैं। जैसे हम अपनी सरकार बनाते हैं, एमपीज चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, ऐसे ही वहाँ के लोग 26 लोगों को चुनते हैं अपनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने के लिए। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है। फिफ्थ शेड्यूल एरियाज। अब देखो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में क्या है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में कोई छोटा सा फिफ्थ शेड्यूल एरिया बना दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये छोटा सा फिफ्थ शेड्यूल एरिया बन गया सपोज, तो इसके लिए हमने इनको बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं दी है, इनको कोई अलग से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई काउंसिल नहीं बनेगी, लेकिन होगा क्या, इनकी स्टेट लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे एक एडवाइजरी काउंसिल बना दी जाएगी जिसमें 20 लोग होंगे, और वो 20 लोग कोई इलेक्शन के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, बल्कि जो हमारे एमएलएस के इलेक्शन हुए थे उनमें जो शेड्यूल ट्राइब एमएलएस थे उनमें से 15 एमएलएस इसके पार्ट होने चाहिए। ठीक है, ये एडवाइजरी काउंसिल होता है, इसका काम है कि भी यहाँ पे इस स्टेट में जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनकी भलाई के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसे एडवाइस करते हैं। लेकिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है। किस तरह की आज़ादी होती है, देखो 6 शेड्यूल में बहुत ऑटोनॉमी मिलती है इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, इसको ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है, पावर्स होती हैं। किस तरह की पावर्स होती हैं वो, ये लोग कानून बना सकते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, वो जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तीनों तरह की पावर्स होती हैं। वो कोई कानून बना सकते हैं ऑन लैंड, फॉरेस्ट, मैरिज। ठीक है, कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए वो लोग अपने कोर्ट्स सेटअप कर सकते हैं। ट्राइब्स की कोई कंप्लेंट्स हैं उसके लिए, ठीक है, ट्राइब्स आपस में कोई डिस्प्यूट होता है उन चीज़ों के लिए। एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है स्कूल्स बनाना, डिस्पेंसरीज, छोटे मोटे हेल्थ सेंटर, मार्केट, रोड, तो इनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स लगाना पड़ेगा, तो यस इनको टैक्स लगाने की भी पावर्स दी गई हैं, राइट। एंड इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी पैसे मिलते हैं। ठीक, तो ये हो गया एडीसी के बारे में। अब ये इनर लाइन परमिट क्या होता है, इनर लाइन परमिट डिफरेंट चीज़ है थोड़ी सी। ठीक है, इसका रिलेशन भी यही है, इसका पर्पस भी ये था कि हमें ट्राइबल एरियाज को बचाना है बाहर के इन्फ्लुएंस से, तो वहाँ पे जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है। फॉरेनर्स को नहीं, फॉरेनर्स को तो चाहिए होती है, लेकिन इनर लाइन परमिट मेनली इंडियंस के लिए है कि अगर आप हो, आपको अरुणाचल प्रदेश में जाना है तो वहाँ पे जाने के लिए आपको पहले परमिट लेना पड़ेगा, राइट। हम वहाँ पे सेटल होने की बात नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आपको घूमने जाना है उसके लिए भी आपको परमिट चाहिए। इसको इशू सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, इसको स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में कंफ्यूज हो सकते हो आप इन चीज़ों पे। कौन से स्टेट्स में है मैंने बताया, ऐसे ध्यान कर लो, इनर लाइन परमिट। सो इंडिया की सबसे राइट मोस्ट बाउंड्री है, वहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मैप से याद कर लो उसको, राइट। ये कब आया था इनलाइन परमिट, इसकी हिस्ट्री क्या है, सिंपल सा है। इसको ब्रिटिशर्स लाए थे 1873 में, किस कानून के नाम से, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, राइट। ये लाए थे, ब्रिटिशर्स लाए थे अपना कमर्शियल इंटरेस्ट बचाने के लिए। इस एरिया से काफ़ी ट्रेडिंग वगैरह होती थी, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि यहाँ पे कोई और इंडियन आके ट्रेड ना कर पाए, उनकी यहाँ पे मोनोपोली रहे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। बाहर के नॉर्मल जो यहाँ के मेनलैंड इंडिया के इंडियंस हैं उनको यहाँ पे आने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। जब हमें आज़ादी मिली तो हमने इस प्रोविजन को कंटिन्यू रखा, ये लॉ आज भी एप्लीकेबल है। बट अब हमारा पर्पस था कि यहाँ के जो ट्राइबल लोग्स हैं, ठीक है, उनको बचाना फ्रॉम आउटसाइडर्स, ताकि उनके कल्चर, उनके कस्टम्स, ट्रेडिशन में कोई दिक्कत ना आए, वो लोग जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, बाहर का इन्फ्लुएंस कम रहे। अगर किसी फॉरेनर को इन एरियाज को विजिट करना है, आईएलपी एरियाज को, तो उनको चाहिए होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। इंडियंस को चाहिए इनर लाइन परमिट, फॉरेनर्स को चाहिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। ठीक, इनमें जो मणिपुर है, इन स्टेट्स में ये जो यहाँ पे मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर में आईएलपी रिसेंटली लगाया गया था फ्रॉम जनवरी 1, 2020। अब यहाँ पे जो मेघालय है, मेघालय में आईएलपी नहीं है, मेघालय में आईएलपी नहीं है, लेकिन मेघालय गवर्नमेंट ने खुद से एक लॉ बनाया था, मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016,
ठीक है, इसको जब यहाँ की गवर्नमेंट ने 2019 में अमेंड किया तो अब ये बिल्कुल आईएलपी की ही तरह काम करता है। ठीक है, जो आईएलपी में होता है ना कि आपको परमिशन चाहिए होती है वो स्टेट को विजिट करने के लिए, आउटसाइडर्स नीड परमिशन वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी इस एक्ट की वजह से एप्लीकेबल है। तो प्रैक्टिकली इट इज़ इन 5 स्टेट्स। लेकिन अगर प्रीलिम्स में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि आईएलपी किन किन स्टेट्स में एप्लीकेबल है, तो आपको मेघालय मार्क नहीं करना। ठीक है, अगर यूपीएससी पूछते रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई आप एक टूरिस्ट हो, आपको वहाँ पे जाने के लिए परमिशन चाहिए तो 5 स्टेट हैं, मेघालय भी हो गया क्योंकि मेघालय में जाने के लिए परमिशन चाहिए। लेकिन अगर यूपीएससी वर्ड यूज़ करता है आईएलपी, इनर लाइन परमिट, तो आपको फिर ये सिर्फ 4 स्टेट मार्क करने हैं, क्योंकि आईएलपी, मेघालय वाला आईएलपी की तरह काम करता है बट आईएलपी नहीं है ये। तो वर्ड्स ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पेसा एक्ट, देखो जैसे मैंने बताया कि मान लो राजस्थान है, राजस्थान में कोई छोटा सा हमने 5th शेड्यूल एरिया बना दिया, तो हमने जब ऑटोनॉमी देने का एक तरीका, एक तो ये हो गया कि भाई 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, मेनली 6th शेड्यूल, ठीक है, ऑटोनॉमी 6th शेड्यूल से मिलती है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया विलेज लेवल पे भी लोगों को ऑटोनॉमी देने के लिए, सेल्फ रूल देने के लिए हम लाए थे पंचायत के प्रोविजंस इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 9 हमने इंसर्ट किया था ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके 1992 में। तो जब हमें पार्ट 9 लाए थे, पंचायत वाला पार्ट लाए थे, तो ये पार्ट अप्लाई नहीं होता है 5th शेड्यूल एरियाज पे। ध्यान रखो, हम 6th शेड्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, 5th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ये पंचायत वाला प्रोविजन लाए तो ये पूरे राजस्थान में अप्लाई हुआ, लेकिन जो शेड्यूल्ड एरिया हैं उनमें अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है। पंचायत वाले जो प्रोविजंस हम लाए वो हर जगह एप्लीकेबल हैं, लेकिन वो 5th शेड्यूल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं थे, 6th में भी नहीं थे। ठीक है ना, लेकिन 6th शेड्यूल में हमें जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट समझो, पंचायत वाला प्रोविजन लाने का मकसद था थोड़ा आज़ादी देना, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रूल, उस तरह की चीज़ें। 6th शेड्यूल एरियाज को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली हुई है एडीसीज के थ्रू, तो वहाँ पे तो पंचायत के प्रोविजन लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी है। 5th शेड्यूल एरिया में भी हम पंचायत के प्रोविजन नहीं लाए, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया कि कल को अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो पंचायत के प्रोविजन 5th शेड्यूल एरिया में भी ला सकती है, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसा हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्लियामेंट ने वो काम किया 1996 में थ्रू पेसा, यानी कि पंचायत के प्रोविजन एक्सटेंड कर दिए टू द शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। तो ये हो गया पेसा। इसका पर्पस क्या था, मैंने आपको समझा दिया कि भी सेल्फ रूल, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे लोग खुद पार्टिसिपेट करें। हम लोग जनता हैं, हम लोग अपने लोकसभा के एमपीज चुनते हैं, ये लोकसभा के एमपीज कानून बनाते हैं। तो क्या ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है? नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं, कानून बनाते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पंचायत में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है ग्राम सभा के द्वारा। वहाँ के जितने वोटर्स होते हैं दे ऑल आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा बहुत सारे डिसीजंस लेती है, तो वो होता है लोग जब खुद पार्टिसिपेट करें, दैट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो मेनली आप ये ध्यान रखो कि जो भी पंचायत बनाने का हमारा रीज़न था, भाई पंचायत आप समझते हो, ठीक है ना, पंचायत बनाने का जो भी रीज़न है वो पैसा वाला रीज़न है पैसा एक्ट बनाने का। पंचायत के प्रोविज़न हमने शेड्यूल्ड एरिया में भी अप्लाई कर दिए। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, वहाँ के कस्टम्स बचाए जा सकें, ठीक है, बड़ी पंचायत छोटी पंचायत के हक ना मार ले, इस तरह की चीज़ें। पेसा एक्ट में ग्राम सभा का क्या रोल है, ठीक है, ये पॉइंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको एक दो बार पढ़ लो। जैसे ग्राम सभा का रोल है वहाँ का कल्चर बचाना, वहाँ के जो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं उनको सेव करना, वहाँ के कस्टमरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, को छोटे मोटे डिस्प्यूट हो जाते हैं लोगों में आपस में, ठीक है, उसके लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ को जो भी कस्टमरी तरीका होता है वहाँ से उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है पॉवर्टी एलिवेशन की, तो उस गांव में कौन कौन एलिजिबल है उस स्कीम के बेनिफिट्स पाने के लिए, ये ग्राम सभा आइडेंटिफाई करती है। गवर्नमेंट का कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया तो उनको अप्रूव करती है।
ये पंचायत को सर्टिफिकेट देती है कि हाँ भाई देखो, सरकार, ये सरकार है, सरकार ने पंचायत को, ये पंचायत है, पैसे दिए कि तुम कोई प्रोजेक्ट इस गांव में अप्लाई करो। ठीक है, सरकार ने पैसे दे दिए। अब पंचायत वाले जो मेंबर्स हैं ऊपर बैठे हैं, वो पैसे खा गए, फिजूल खर्ची कर दी, ठीक है ना, पैसा गायब हो जाता, बहुत से तरीके होते हैं। तो फिर उन चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है कि जो ग्राम सभा है वो सर्टिफाई करके देती है कि हाँ, पंचायत को जो पैसे मिले वो पैसे पंचायत ने इसी गांव के डेवलपमेंट के लिए तरीके से यूज़ करे हैं। ठीक है, गिव पंचायत सर्टिफिकेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स। वहाँ पे कोई माइनर मिनरल के लिए आपको माइनिंग लीज देनी है, सारे मिनरल्स नहीं, कुछ माइनर मिनरल्स होते हैं ना, उनकी माइनिंग के लिए लीज चाहिए, तो उसके लिए भी ग्राम सभा की परमिशन ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेसा एक्ट। अब हम देख लेते हैं कि इस पे यूपीएससी क्वेश्चन किस तरह के पूछता है। 2012 में क्वेश्चन आया कि ये कुछ आपको 5 चीज़ें दे दी, इनमें से कौन कौन सी, ये इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिलेशन एजुकेशन से है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में एजुकेशन मेंशन्ड है, बिल्कुल है। रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़, भाई जैसे पंचायत के कुछ स्कूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, म्यूनिसपैलिटी के कुछ स्कूल्स वगैरह होते हैं, स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, तो लोकल बॉडीज़ का एजुकेशन से कुछ लेना देना होता है कि नहीं होता है? होता है। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में होता है कि यहाँ पे जैसे हमने 6th शेड्यूल में बताया कि टू क्रिएट एंड मैनेज स्कूल्स, ठीक है ना, और 7th शेड्यूल में है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो इन सभी चीज़ों का एजुकेशन से कुछ ना कुछ लेना देना है। तो आंसर हो गया 1 2 3 4 5। प्रीलिम्स 2019 सिंपल सा क्वेश्चन आया, अंडर विच शेड्यूल कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। आपको शेड्यूल पता है इस शेड्यूल में क्या क्या है, डिटेल्स में बट ऊपर ऊपर से पता है। तो 5th शेड्यूल, ठीक है, जैसा अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ये ट्राइबल, कोई ट्राइबल है उसका लैंड आपने ट्रांसफर कर दिया किसी प्राइवेट पार्टी को। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल। यहाँ पे अगर 6th लिखा होता तो वो भी सही होता, राइट। 2015 का क्वेश्चन, 5th और 6th शेड्यूल का पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, राइट। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि दोनों ही एक्ट का पर्पस शेड्यूल ट्राइब को बचाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, राइट। दोनों ही एक्ट का बात होती है कि वो कितने ज़्यादा इंडियन सोसाइटी के साथ मिलजुल गए हैं। 6th शेड्यूल मतलब वो बिल्कुल भी नहीं मिले जुले हैं, तो उनको हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी है। 5th शेड्यूल मतलब कि थोड़े बहुत मिलजुल चुके हैं, तो उनके लिए आपने थोड़ा सा एरियाज बना दिए इन स्टेट्स में, राइट। तो यहाँ पे रीज़न है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। 2013 का क्वेश्चन, गवर्नमेंट पेसा एक्ट लाई थी 1996 में, ठीक है, पंचायत के प्रोविजन एक्सटेंड करे गए थे शेड्यूल्ड एरियाज को। इनमें से क्या ऐसा करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था? पेसा एक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था? तो आंसर है टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरिया। ऑटोनोमस रीजन बनाते हैं हम 6th शेड्यूल के अंदर, पेसा एक्ट है 5th शेड्यूल के लिए। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस रीजन बनाना इसका एम नहीं है, इसका एम है लोगों को सेल्फ गवर्नेंस मिले, उनके ट्रेडिशनल राइट्स बचे रहें, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस तरह की चीज़ें। 2012 का क्वेश्चन, पेसा एक्ट के अंडर ग्राम सभा की पावर्स। ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, 3 इज रॉन्ग। 3 में क्या दिक्कत है? यहाँ पे हमने ऊपर बताया था माइनर मिनरल्स के लिए, ठीक, यहाँ पे ये बोल रहा है एनी मिनरल, तो एनी मिनरल थर्ड वाला गलत हो गया, राइट, एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ओनरशिप ऑफ माइनर मिनरल्स होती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होती है कि जैसे मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, जंगल है, जंगल में पेड़ है, अब पेड़ को आप काट सकते हो, यू कैन कट द ट्री, और ये इतनी स्टेम में जो लकड़ी है, लकड़ी को यूज़ कर सकते हो। तो जब आपने लकड़ी को यूज़ किया पेड़ को काट के, डैट इज टिम्बर, ठीक है। लेकिन इस बिना पेड़ को काटे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे छोटी मोटी घास उगती है या फूल पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं उनको कहते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर। तो बिना पेड़ को काटे जो चीज़ें आपको फॉरेस्ट से मिल रही हैं वो होती है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ओनरशिप ग्राम सभा के पास होती है, बिल्कुल ठीक बात है।
राइट। और लैंड वाला प्रोविजन तो है ही कि भी लैंड ट्रांसफ़र के लिए रूल्स वगैरह ये लोग बना सकते हैं। 2008 का क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया के लिए कौन सा प्रोविजन है? 5th शेड्यूल। न्यूज़, अरुणाचल असेंबली रिजॉल्व्स टू चेंज स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, वहाँ के होम मिनिस्टर ने एक रेजोल्यूशन पास करवाया अरुणाचल असेंबली में कि हमें इस स्टेट का, अरुणाचल का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज करना है, हमें और ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? इस न्यूज़ से इंस्पायर होकर, अगस्त की न्यूज़ है, तो इससे इंस्पायर होकर यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है भाई? 5th एंड 6th शेड्यूल पे क्वेश्चन आ सकता है, वो हमने पढ़ लिया पहले ही। जो स्पेशल प्रोविजंस हैं आर्टिकल 371 से 371J पार्ट 21 का, अरुणाचल की असेंबली ने ऐसा किया है। तो अरुणाचल का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की हिस्ट्री, पहले वो नेफा था, फिर यूटी बना, फिर अब स्टेट बना। ठीक है, इनर लाइन परमिट ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ बेसिक चीज़ें वो आपको पता ही होंगी। ठीक है, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट्स आ जाएंगे। तो पार्ट 21 आर्टिकल 371 से 371J 2005 का क्वेश्चन देखो, सिंपल सा है। इसमें यूपीएससी ने पूछा कि ये जो प्रोविजंस थे 371A से लेके I तक, ये कौन से स्टेट्स के लिए हैं, कौन से स्टेट्स के लिए ये प्रोविजंस हैं। जैसे 370 किसके लिए? 370 है जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये आर्टिकल्स कौन कौन से स्टेट्स के लिए, स्टेट्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इनको अगर याद करना चाहते हो तो ये मैंने इनकी लिस्ट लिख दी है, ये सारे स्टेट्स जो इनमें कवर होते हैं। तो अगर आप इंडिया का मैप देखो तो ये वाले स्टेट्स हैं, ये तो 370 था। ठीक है, ऊपर वाला जम्मू कश्मीर, इसको छोड़ो। अब ये वाला एरिया देख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा। ठीक, नॉर्थ ईस्ट में से कौन कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट में से सारे हैं सिवाय त्रिपुरा और मेघालय के, सॉरी मेघालय और त्रिपुरा के। ठीक, याद करना काफ़ी आसान है ना, इतने सारे स्टेट्स को रटो मत, मैप में ध्यान रखो कि पार्ट 21 में स्पेशल प्रोविजंस इन स्टेट्स के लिए हैं ये वाले, एंड नॉर्थ ईस्ट में सारे स्टेट्स एक्सेप्ट मेघालय एंड त्रिपुरा। राइट, तो पहला ऑप्शन सही। दूसरा अनरिलेटेड है बट पढ़ लेते हैं एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूएस हैव डुअल पॉलिटी बट सिंगल सिटीजनशिप। गलत। डुअल पॉलिटी मतलब फेडरलिज्म, कि यूनियन गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग, है ना। तो यूएसए में ऐसा होता है, बिल्कुल। इंडिया में भी है, यस। तो इंडिया यूएस दोनों जगह डुअल पॉलिटी है, बिल्कुल ठीक बात है, इट इज़ करेक्ट। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप नहीं। यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल है। ठीक है, तो फिर सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड है, नेचुरलाइज्ड सिटीजन की सिटीजनशिप कभी भी ले नहीं सकते हो, ले सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत में लिखा था ना कि सिटीजनशिप देने के क्या क्या तरीके हैं और सिटीजनशिप लेने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है ना, तो फिर आप ले सकते हो सिटीजनशिप किसी की भी। तो थर्ड इज रॉन्ग, ओनली वन इज करेक्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब एक बार बस बॉर्डर्स देख लेते हैं थोड़े से, क्योंकि बॉर्डर्स पे क्वेश्चन आ सकता है। बॉर्डर्स में देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि यूपीएससी पूछेगा कि विच स्टेट्स हैव बॉर्डर विद चाइना, या कौन से स्टेट्स म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं, कौन से स्टेट्स बांग्लादेश से बॉर्डर या भूटान से बॉर्डर टच कर सकते हैं, टच करते हैं। ठीक है, तो जनरली लोगों को आइडिया नहीं होता है कि कौन सा बॉर्डर कहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब मैप को देख के याद कर लो एक बार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है, और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी लेता है ऐसे। बांग्लादेश ये है। ठीक है, एक तो ये वेस्ट बंगाल हो गया इतना लंबा, ये सारी वेस्ट बंगाल की बाउंड्री हो गई। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद असम, एक तो असम यहाँ से मिलता है बांग्लादेश से, और एक यहाँ से। ठीक, असम हो गया। फिर मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वेस्ट बंगाल के साथ। वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक, और देखो म्यांमार का बॉर्डर, म्यांमार के लिए सिंपल सा है, वो जो आईएलपी वाले 4 स्टेट्स थे ना, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान,
भूटान का बॉर्डर हो गया। एक तो यहाँ से सिक्किम, यहाँ पे ना एकदम छोटा सा एरिया है डोकलाम, जहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में था वो। ठीक है, तो भूटान के साथ बॉर्डर सिक्किम का है, वेस्ट बंगाल का यहाँ पे, असम का बॉर्डर, और अरुणाचल का यहाँ से। ठीक है, तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल। चाइना, चाइना के साथ, चाइना के साथ एक तो सिक्किम और अरुणाचल। ठीक है, ये दोनों आपको रटे हुए हैं अच्छे से कि सिक्किम और अरुणाचल है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कल को यूपीएससी ऑप्शन दे दे असम का या इधर से नागालैंड का, वेस्ट बंगाल का, तो फिर वो चीज़ नहीं। ठीक है, तो ये हो गए। एंड अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे मान लो आपको किसी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाना है, ठीक है, एंड आप वेस्ट बंगाल से आ रहे हो, तो वेस्ट बंगाल से पहले यहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर से यहाँ पे आए, आपको वेस्ट बंगाल से सीधा असम में जाना पड़ेगा। ये जो बाउंड्री देख रहे हो, बाउंड्री, ये वेस्ट बंगाल से आप सीधा असम में आओगे, किसी और स्टेट में नहीं जा सकते। ये बात कंपलसरी है, नॉर्थ ईस्ट में घुस रहे हो तो वेस्ट बंगाल से पहले असम में जाना ही पड़ेगा। एक बार आप असम में आ गए तो फिर आपको, एक बार असम में आने के बाद आप किसी भी स्टेट में डायरेक्टली जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, आपको कोई पूछे कि आपको त्रिपुरा जाना है, ठीक, तो आप कंफ्यूज जाओगे, आप सोचोगे वेस्ट बंगाल से असम तो चला गया, असम के बाद शायद मुझे मेघालय होके जाना हो या शायद मुझे मिजोरम होके जाना पड़े। नहीं, असम में घुस गए तो असम की बाउंड्री सारे स्टेट से टच हो रही है। ये फैक्ट आपको काम आ सकता था 2017 वाले पेपर में। वहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप सड़क से कोहिमा से कोट्टयम जा रहे हो, ठीक है, तो आपको मिनिमम कितने स्टेट से गुजरना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द 2 स्टेट्स, कोहिमा से कोट्टयम। मैप देख लो एक बार। तो कोट्टयम कहाँ पे है, केरला, राइट। यहाँ से चलते हैं एक बार, केरला, तमिलनाडु, कोस्ट के लॉन्ग चलो। आप कोई ऑल्टरनेट रूट लोगे तो लंबा पड़ेगा, सोच के देख लेना। तो 1 2, अरुणाचल 3, उड़ीसा 4, सॉरी क्या बोल दिया, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद असम, जो मैंने बताया आपको, वेस्ट बंगाल के बाद असम, और असम के बाद नॉर्थ ईस्ट को कोई सा भी स्टेट हो। ठीक है, तो 7 स्टेट्स हो गए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री देखो। अरुणाचल प्रदेश 1914 में एक्चुअली बहुत बड़ा स्टेट होता था असम का, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने असम में से कुछ ट्राइबल एरियाज के लिए अलग एरिया बना दिया। उन एरियाज को बोला नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट। ठीक है, जब हमें आज़ादी मिली तो फिर ये जो एरियाज थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट, नेफ्ट, NEFT, तो NEFT असम का ही पार्ट था। असम में बहुत बड़ा स्टेट था, असम का ही पार्ट था, लेकिन उसको एडमिनिस्टर कौन करता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट को एडमिनिस्टर कौन करता था, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, अलॉन्ग विद द गवर्नर ऑफ असम। ठीक, 1954 में इसको बना दिया गया, NEFT को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1965 में एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 1972 में जब हम 1971 और 72 में जब नॉर्थ ईस्ट को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था, तब अरुणाचल प्रदेश को, ये जो नेफा है, नेफा को बना दिया गया अरुणाचल प्रदेश, जो कि बन गया एक यूनियन टेरिटरी। और 1987 में इस यूनियन टेरिटरी को बना दिया गया स्टेट। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट कब बना था, 1987 में। कैपिटल ईटानगर है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, कई लोगों को डाउट होगा कि शायद असम हो, नहीं, एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अरुणाचल इज स्लाइटली बिगर देन असम। असम और नागालैंड, ये क्या है, असम नागालैंड, ये मैंने क्या है, बाउंड्री, किसी बाउंड्री किससे टच होती है, अरुणाचल की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री कहाँ से टच हो रही है, एक तो असम के साथ इतनी लंबी बाउंड्री है, एंड नागालैंड के साथ छोटी सी बाउंड्री है। अरुणाचल प्रदेश बाकी किसी स्टेट को टच नहीं करता है। बाकी अरुणाचल चाइना और म्यांमार को टच करता है, तो चाइना के साथ सबसे लंबी बाउंड्री है, उससे कम म्यांमार, और सबसे कम भूटान। भूटान के साथ ऐसे छोटी सी बाउंड्री है सिर्फ, चाइना के साथ इतनी लंबी बाउंड्री और म्यांमार के साथ इतनी लंबी बाउंड्री। तो
वो आ सकता है कि सीक्वेंस वाइज बताओ किसके साथ सबसे लंबी बाउंड्री है अरुणाचल की। ठीक। अब यूपीएससी मैंने एक बात नोटिस करी कि हर कुछ साल बाद कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश, चाहे वो वहाँ की किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हो, रिवर का हो, फॉरेस्ट का हो, कुछ भी है, कोई न किसी फॉर्म में अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे 2018 में क्वेश्चन आया पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, अरुणाचल में है। 2015 में क्वेश्चन आया था कि एक ऐसा नेशनल पार्क जिसमें क्लाइमेट ट्रॉपिकल भी है, मतलब एक बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है जिसमें ऑल्टीट्यूड बहुत चेंज होता है। ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, कि भी एक नेशनल पार्क में एक नॉर्मल आपका जैसे मैदान है तो बड़े बहुत ही घने फॉरेस्ट हैं, फिर वहाँ पे अचानक से काफ़ी ऊंचे पहाड़ आ जाते हैं और वो पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि ऊपर क्लाइमेट एकदम आर्टिक जैसा, आर्टिक अंटार्कटिका जैसे एकदम ठंडा ठंडा क्लाइमेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ी गर्मी और पानी वानी काफ़ी रहता है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। तो एक ऐसा नेशनल पार्क जिसमें ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल से लेके टेम्परेट और आर्टिक हर तरह का आपको मौसम मिल जाएगा। तो आंसर है नामदफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल में है। 2015 का ही क्वेश्चन, 2015 का ही क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। हिमाचल में तो नहीं है, ठीक है, हिमाचल में तो कौन से होते हैं, वो पाइन ट्रीज, कॉनिफर्स, है ना। तो फिर अरुणाचल और मिजोरम में है। आंसर इज 1 और 3। 2015 का ही एक और क्वेश्चन, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, वो है अरुणाचल। ठीक है, तो जैसे आपको मैप में ध्यान रखना है कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल हो गया, राइट। 2012 का क्वेश्चन, किसी स्टेट को डिस्क्राइब किया गया 3 स्टेटमेंट्स देके, आपको गेस करना है कि ये 3 स्टेटमेंट्स कौन से स्टेट की बात हो रही है इन 3 स्टेटमेंट्स में। आंसर है अरुणाचल। स्टेटमेंट्स क्या हैं, इसका लैटिट्यूड वही है जो नॉर्दर्न राजस्थान का है। ये देखो, ये हमारा नॉर्दर्न राजस्थान है, ठीक है, लैटिट्यूड ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा ये अरुणाचल के थ्रू। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट है इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड एज नॉर्दर्न राजस्थान। इसका 80% एरिया में फॉरेस्ट है और जितने फॉरेस्ट हैं उसमें से 12% एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब जैसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह डिक्लेयर्ड है। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 2014 का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से बहती है। आंसर है 2 और 3, लोहित एंड सुबनसिरी। देखो, ये अपनी ब्रह्मपुत्र आ रही है ऊपर से, ये ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रही है अरुणाचल में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लोहित रिवर राइट से, इट्स अ ट्रिब्यूटरी, और ये हो गई सुबनसिरी रिवर, ठीक है। अरुणाचल में दोनों लोहित एंड सुबनसिरी। बरक नीचे है, बरक रिवर ये देखो ये है नीचे, ठीक है, बरक यहाँ पे असम से, ठीक है। तो अरुणाचल तो ऊपर है हमारा, यहाँ पे अरुणाचल, बरक नदी यहाँ से बह रही है, तो बरक नहीं है। तो बरक ऑप्शन वॉज इन ए, सी एंड डी। आंसर इज 2 और 3 ओनली। 2007 का क्वेश्चन, लोएस्ट डेंसिटी अरुणाचल में है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, तो इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है लद्दाख में, ओनली 3 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे खड़े हो, आप 1 किलोमीटर ऐसे जाओ, 1 किलोमीटर ऐसे जाओ, ये जो एरिया आया 1 किलोमीटर स्क्वायर, लद्दाख में आपको यहाँ पे सिर्फ 3 लोग मिलेंगे, अरुणाचल में आपको यहाँ पे सिर्फ 17 लोग मिलेंगे, ठीक है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है, बाकी सारे स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। 2004 का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी तीनों की जरूरत नहीं है जानना, पहले से ही आप समझ जाओगे। पहला है लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहाँ पे है, असम में, गलत। इंडिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है तवांग मोनेस्ट्री जो कि अरुणाचल में है, और ये दुनिया की, तवांग मोनेस्ट्री दुनिया की 2nd लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, लार्जेस्ट है तिब्बत में, राइट। तो अगर आपको ये वाला फैक्ट पता था अरुणाचल का तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। 2007 का क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकली बताना है कि ये स्टेट्स कब कब फुल स्टेट बने थे। तो सही ऑर्डर है, पहले नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966, ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना, पॉलिटिक्स फर्स्ट क्लास में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में,
हरियाणा वॉज मेड फ्रॉम पंजाब। फिर सिक्किम 1975 में पहले प्रोटेक्टोरेट था, फिर एसोसिएट स्टेट बना, फिर 1975 में फुल स्टेट बना। एंड अरुणाचल 1987, जैसे मैंने ऊपर बताया, फ्रॉम नेफा, पहले नेफ्ट, फिर नेफा, फिर यूटी और फिर फाइनली स्टेट। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 gave temporary special status to जम्मू एंड कश्मीर। ब्रीफ हिस्ट्री, सिंपल सी हिस्ट्री है इसकी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्से कर दिए गए थे, है ना? गलत। जब हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली तो दो हिस्से नहीं 565 हिस्से किए गए थे, ठीक है? टेक्निकली देखा जाए तो 565 डिफरेंट कंट्रीज़ बना दी गई थी। हर किसी को पूरी आज़ादी थी इंडिपेंडेंट रहने की, ठीक है? वो तो हमें इन कंट्रीज़, इनको आप कह सकते हो, इनसे बातचीत करके इनको हमें इंडिया में इंक्लूड करना पड़ा, ठीक है? लेकिन दे हैड द राइट, उनको पूरा हक था अलग रहने का। अब जम्मू कश्मीर, ठीक है? अच्छा, ये डिसाइड कौन करेगा कि उनको इंडिपेंडेंट रहना है या इंडिया का पार्ट बनना है या पाकिस्तान का पार्ट बनना है? वहाँ के रूलर को डिसाइड करना था। तो जो जम्मू कश्मीर के रूलर थे, राजा हरी सिंह, उन्होंने डिसाइड किया कि जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है? ना पाकिस्तान के साथ जाएगा ना इंडिया के साथ, ये उन्होंने डिसाइड किया। अब पाकिस्तान की आदत आपको पता ही है, उन्होंने इस पर अटैक कर दिया, जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया। सी, इट्स अ कंट्री, ठीक है? पाकिस्तान एक ऑन 20th अक्टूबर 1947 पाकिस्तान एक आज़ाद कंट्री थी, जम्मू कश्मीर एक आज़ाद कंट्री थी, इंडिया एक आज़ाद कंट्री थी, ठीक है? तो एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे अटैक कर दिया कि भाई हमें ये जगह चाहिए, राइट? तो ऑब्वियसली वहाँ के राजा के पास कुछ ज़्यादा आर्मी वगैरह थी नहीं, डर गए, उन्होंने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने कहा भी आप तो दूसरे देश हो ना, हम आपसे इतने दिनों से कह रहे हैं कि हमारा पार्ट बन जाओ, हमारा पार्ट बन जाओ, यू आर नॉट बिकमिंग अ पार्ट। तो आप तो अलग कंट्री हो, आप तो इतने दिनों से हमें कह रहे थे कि वी आर डिफरेंट, वी आर इंडिपेंडेंट, रहो इंडिपेंडेंट फिर। ठीक है? तो महाराजा जी ने कहा यार आप तो बुरा मान गए, ऐसी क्या बात है, वो इंस्ट्रूमेंट साइन करना था, कर लेते हैं, ठीक है? तो मेन बात यह है कि जम्मू कश्मीर के राजा, he surrendered, he signed instrument of accession on 26th October 1947 and he surrendered, उन्होंने 3 अपने सब्जेक्ट्स जम्मू कश्मीर के इंडिया को सरेंडर कर दिए, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट इन 3 एरियाज में जो चाहे कर सकती है, जैसा मर्जी कानून बनाए, जो मर्जी करे, ठीक है? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वैसा ही था जैसे हम बाकी के साथ साइन कर रहे थे। मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा तो 2 मिनट बाद एग्जैक्टली, बट ठीक है, आप मेन चीज़ समझ गए। अग्रीमेंट साइन हो गया, हमने अपनी आर्मी भेजी एंड जम्मू कश्मीर को बचा लिया, हालांकि थोड़ा सा एरिया तब तक पाकिस्तान कब्जा कर चुका था, राइट? देन अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें ना इसकी हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल 370 को गवर्नमेंट ने एब्रोगेट किया है। पहली बात ये, आर्टिकल 370 को हटाया नहीं गया है, ठीक है? कई लोगों को लगता है कि हम आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, हटाया नहीं किया है, इसको एब्रोगेट किया गया है। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? देखो, एब्रोगेट का मतलब होता है कि आर्टिकल 370 के जितने भी क्लॉजेस हैं दे सीज टू ऑपरेट, वो काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हो कि किसी आर्टिकल को हटा सकते हो, यू कैन कट इट डाउन, कि भाई इट हैज़ बिन, पहले कभी हुआ करता था, वो आर्टिकल हट चुका है। हमने 370 को हटाया नहीं है, हमने ये कहा है कि 370 है, यहाँ पे एक डेड बॉडी की तरह से पड़ा हुआ है, हालांकि ये ऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है? लाइक ए डेड बॉडी, वो बस पड़ा हुआ है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो आर्टिकल 370 इज स्टिल देयर बट इट इज प्रैक्टिकली इट इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा है, इट हैज परमानेंटली सीज्ड टू ऑपरेट। क्यों? वाई इट हैज सीज्ड टू ऑपरेट? बिकॉज इट वॉज अ टेम्पररी प्रोविजन, ठीक है? तो अब इसकी एक बार हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि 370 को अगर हमने एब्रोगेट किया है तो हम इसको लाइक क्यों थे, हमने कैसे इसको इरोड किया, और अब गवर्नमेंट ने इसको कैसे एब्रोगेट किया, ठीक है? ब्रीफ हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1947 में अटैक किया, फिर जम्मू कश्मीर ने इंडिया को एक्सीड कर लिया इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री हेल्प। 1948 1 जनवरी
इंडिया गया यूनाइटेड नेशंस में। अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन 47 आया। प्रीलिम्स में सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन नंबर 47 किस चीज़ पे है, किस चीज़ के लिए था। तो वो इस चीज़ के लिए था, इंडिया पाकिस्तान का जो कश्मीर डिस्प्यूट था। उस रेजोल्यूशन याद कैसे करोगे, 1947, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो इस रेजोल्यूशन में कहा गया कि सबसे पहले सीज फायर, लड़ाई झगड़ा बंद करो, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर छोड़ के जाना होगा, इंडिया जम्मू कश्मीर में अपनी आर्मी कम करेगा, एंड उसके बाद जब इस चीज़ें हो जाएंगी तो फिर उसके बाद प्लेबिसाइट होगा। लेकिन प्लेबिसाइट कभी हुआ नहीं। प्लेबिसाइट मतलब कि वहाँ के लोग जाके वोट डालेंगे कि भी हमें क्या करना है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है, तो वो प्लेबिसाइट होगा। लेकिन पाकिस्तान कभी गया ही नहीं। देखो जैसे ये मान लो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर किसके साथ जाएगा, ये हक वहाँ के राजा को था, राजा हरी सिंह को, राजा को था, हक था, उसने डिसाइड किया इंडिया के साथ जाना। ठीक है, तो इंडिया के पास वैलिड रीज़न है ये कहने का कि हमारी आर्मी यहाँ पे रहेगी। पाकिस्तान के पास तो कोई रीज़न नहीं है ना कहने का कि उनकी आर्मी यहाँ पे रहेगी, तो इसलिए बोला गया कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, इंडिया यहाँ पे रहेगा, लेकिन इंडिया अपनी थोड़ी मिलिट्री कम करनी होगी, बस सिंपल। पाकिस्तान कभी यहाँ से इन एरिया से कभी बाहर गया ही नहीं, इसलिए प्लेबिसाइट नहीं हो पाया वहाँ पे। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई। 1951 में वहाँ के लोगों ने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जिसने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 1951 अक्टूबर 31 को वो असेंबली पहली बार मिली। भाई जैसे इंडियंस ने, हम हिंदुस्तानियों ने वोट डाल के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, उसमें संविधान बनाया, ऐसे वहाँ के लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया। ठीक, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था, 1951 में उन्होंने बनाना शुरू किया, वो अडॉप्ट हुआ था 1956 नवंबर 17 को, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1957। लगभग वैसा ही जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था ना, वैसे ही। जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर, जो अब तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट क्लियरली उसमें साफ साफ लिखा था कि जम्मू कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया कोई ऐसा देश नहीं है जो बाकी देशों पर नज़र रखे कि हमें वो देश चाहिए, नहीं, हम फालतू में नहीं कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है। पहली बात तो ये, वहाँ के राजा ने खुद साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसके बाद वहाँ के लोगों ने, जनता ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब कहानी इंटरेस्टिंग शुरू होती है। अब आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है। 1954 में बिना पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी में, बिना पार्लियामेंट में कोई बिल लाए, प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। इंडियन प्रेसिडेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बिना पार्लियामेंट में बिल लाए अमेंड कर दिया, एक पूरा का पूरा नया आर्टिकल ही इंसर्ट कर दिया, आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A आपको पता है उसमें क्या था, बहुत सारी आज़ादी टाइप्स दी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी उसमें, कि जैसे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट वहाँ पे, मतलब जम्मू कश्मीर के ही लोग, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स कौन है। ठीक है ना, एग्जैक्ट वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद स्टेट असेंबली था, जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली, या फिर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हु ऑल आर परमानेंट रेजिडेंट्स। ठीक है ना, तो वो चीज़ें उनके पास पहले से थी, क्योंकि इंडिया को तो सिर्फ 3 ही चीज़ें मिली थी, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और क्या था वो, कम्युनिकेशंस। इंडिया को सिर्फ 3 चीज़ें मिली थी, तो बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी थी उन्हीं के पास, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास। तो फिर हमने ये आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करके कोई नई पावर नहीं दी थी उन लोगों को, बट वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी वहाँ का, वो काफ़ी खुश हो गई। उनको ऐसा लगा कि यार इंडिया बहुत बढ़िया कंट्री है, ये हमारा हक नहीं छीनेगी, इंडिया को जो 3 काम दिए गए हैं उसी पे रिस्ट्रिक्ट रहेगी, हमारा बाकी किसी इंडिपेंडेंस में नहीं छड़ी जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने खुश होकर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने बिना इंडियन पार्लियामेंट के ये काम क्यों किया। भाई
अगर आप ये बिल इंडियन पार्लियामेंट में लाते, पास होता या नहीं होता, सोचो जरा, हो जाता भाई, कांग्रेस की सरकार थी, अच्छी खासी मेजोरिटी थी, पास हो सकता था, बट हमने ऐसे किया नहीं। क्यों नहीं किया? ताकि हम जब चाहें ऐसी स्पेशल चीज़ों को, बढ़िया बढ़िया चीज़ों को जो हमने लिखी है, मीठी मीठी चीज़ें उसमें, उसको हटा सकें, क्योंकि आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया। जैसे 2017 में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि करंट अफेयर भी इसको कह सकते हो। 2017 में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि 35A को आपने गलत तरीके से इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए ये वैलिड नहीं है, इसको स्ट्रक डाउन, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत नहीं है इस डिमांड के अंदर। मोदी गवर्नमेंट ने क्या बोला? मोदी गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला सुप्रीम कोर्ट को कि सर आप इस केस को पेंडिंग रहने दो, प्लीज़ डोंट टेक एनी एक्शन, हियरिंग्स को पोस्टपोन कर दो। ये गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बोला। बट गवर्नमेंट ऐसे क्यों बोलेगी भाई? अच्छी चीज़ है ना अगर 35A हट जाए तो। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न है ये चीज़, क्योंकि हमने बिना पार्लियामेंट के, ठीक है ना, हमने गलत तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स लेके पहले उनको खुश किया, बाद में हमने ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेके बाकी, मतलब जो इंडिपेंडेंस थी जम्मू कश्मीर की, बाकी चीज़ों पर हमने, यू कैन से, पावर्स ग्रहण कर ली। वी टुक आवरसेल्व्स, वी गेव आवरसेल्व्स, हमने अपने आप को पावर्स दे दी टू कंट्रोल अदर मैटर्स ऑफ जम्मू कश्मीर। कैसे? बाकी ऑर्डर्स निकाल के, जैसे 1954 वाला ऑर्डर था, ऐसे ही बाकी ऑर्डर्स निकाल के, सिंपल सी बात है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट 35A, ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो इंटरव्यू में या कहीं पे पूछ सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट 35A हटा देता तो क्या होता? अगर सुप्रीम कोर्ट 35A हटा देता तो 1954 के बाद जो हमने ऑर्डर्स इशू करे प्रेसिडेंट ने इसी तरह के, जिनसे हमें और पावर्स मिल गई, वो सारी पावर्स भी चली जाती हैं। यानी कि वो जो 1950 वाला जो एग्रीमेंट हुआ था ना, तीन मैटर्स पे हमारे इंडिया का हक रहेगा, वापस वही वाली सिचुएशन आ जाती है। राइट? ओके, तो 1963 में नेहरू ने, नवंबर 27 को नेहरू ने लोकसभा में एक स्टेटमेंट बोली थी कि जैसा होम मिनिस्टर ने अब ये भी बोला है, आर्टिकल 370 हैज़ बीन इरोडेड, हमने इसको इरोड कर दिया है और अभी भी इसको इरोड कर रहे हैं और करने देंगे। ठीक है, नेहरू किस बात में बात कर रहे थे? ऐसे स्टेप्स की बात कर रहे थे जो प्रेसिडेंट ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे। लेकिन वहाँ के लोगों को ये बात समझ में आ रही थी एक्चुअली, जब ये इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर रही थी ना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, तो वहाँ के जो उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, बिकॉज इट वॉज अ कंट्री, तो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ नेहरू ऑल्सो। ठीक है, एंड नेहरू एक्चुअली पुट हिम इन जेल, नेहरू ने उसको जेल में डाल दिया था शेख अब्दुल्ला को, बिकॉज ही समहाउ अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। इन जून 2000 जम्मू कश्मीर की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि 1953 से पहले का जो स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, वो उनको लौटा दिया जाए। 1953 कहाँ से बीच में आ गया? क्योंकि 54 से वो काम होने शुरू हुए थे, ऑर्डर देने वाले, जिनसे हमने ज़्यादा पावर्स ग्रहण कर ली थी। तो इसलिए कहा वहाँ के लोगों ने कि 1953 वाला जो स्टेटस था वो हमें वापस दे दिया जाए। एंड उस समय बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि तुम भूल जाओ, ऐसा कुछ होगा। 2019 अगस्त 5 को आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया गया। एंड 2019 अक्टूबर 31, अक्टूबर 31 वॉज बर्थडे ऑफ मैन हु यूनाइटेड इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस दिन हमने जम्मू कश्मीर के दो हिस्से कर दिए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, ये कई बार कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, बट ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था हमारे साथ, उसमें सिर्फ 3 मैटर्स लिखे थे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड कम्युनिकेशन। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके साथ भी हमने ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। बाकी स्टेट्स के साथ जो हमने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसमें भी यही 3 चीज़ें लिखी हुई थी। तो फिर जम्मू कश्मीर को इतना स्पेशल स्टेटस क्यों? देखो, जब हमने सारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ सेम चीज़ साइन करी थी, तो फिर स्टेट्स मिनिस्ट्री ने कहा भाई ठीक है, इंडिया के पास तो सिर्फ 3 ही हक है ना, बाकी हक तो आपके पास अपने हैं, उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होगी। तो आप वो लोग, हम आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपको एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे रही है। आप लोग उस मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए
अपने हिसाब से थोड़ी बहुत हेरा फेरी या अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए अपने स्टेट्स में, रेस्पेक्टिव स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशंस अडॉप्ट कर लो। ठीक है, ये सब किसने किया था? स्टेट्स मिनिस्ट्री ने। उस समय होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर भी थे और स्टेट्स मिनिस्टर भी थे। तो स्टेट्स मिनिस्ट्री ने ऐसा मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन सभी स्टेट्स के लिए एक कॉमन मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। लेकिन 19 में 1949 को एक मीटिंग हुई जिसमें सब स्टेट्स ने एग्री किया कि हमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, इंडिया का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है वो ही काफ़ी है। ठीक है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर के पास तो अलग वो था, बाकी किसी स्टेट के पास नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि देखो, हमारा शुरू से ही रहा है कि हमें ना इंडिया का पार्ट बनना ना पाकिस्तान का, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। कब की बात हो रही है ये? 1949 मई की बात हो रही है। ठीक है ना, उन्होंने कहा देखो, हम तो शुरू से ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और तुम्हारा हमारा एग्रीमेंट 3 चीज़ों पे हुआ था, तो इसलिए वो 3 चीज़ें ही तुम्हारे पास रहेंगी, बाकी सब हमारा अपना रहेगा। इसलिए तुम ये जो मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना रहे हो, हम इसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग रहेगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहा और बाकी सारे स्टेट्स का कोई कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में नहीं है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट के जो 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन, कंकरेंट और स्टेट लिस्ट। ठीक है ना, तो फिर इस समय इंडियन गवर्नमेंट किसी भी स्टेट के लिए, मान लो यूपी है, बिहार है, उसके लिए पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट आइटम्स। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए अगर सरकार को ऐसा करना है तो कंकरेंस ऑफ इट्स गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, वहाँ की गवर्नमेंट कहेगी तभी इंडियन पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। ठीक है, अब मान लो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, इससे क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखो कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने से पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब अप्लाई होता है जम्मू कश्मीर को। तो अब जो भी चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन लॉज वगैरह में एप्लीकेबल है, वो वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। क्वेश्चन आ जाएगा कि आरटीआई एप्लीकेबल है या नहीं है। भैया, आरटीआई अगर बाकी सब स्टेट्स में एप्लीकेबल है, आरटीआई एक्ट 2005 एक सेंट्रल लॉ है। जब वो सेंट्रल लॉ हर जगह एप्लीकेबल है तो जम्मू कश्मीर में भी है ना अब। तो ऐसे ऑब्वियस क्वेश्चन, ऑब्वियस ऑप्शंस आएंगे, आप उनको सही गलत मार्क कर सकते हो। ये फैक्ट ध्यान में रख के कि पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब अप्लाई होता है जम्मू कश्मीर को। रिसेंटली गवर्नमेंट ब्रॉट दिस एक्ट, जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020। जम्मू कश्मीर की पहले ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंग्लिश एंड उर्दू, अब 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और आ गई हैं, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी। रिगार्डिंग परचेज ऑफ लैंड इन जम्मू कश्मीर, अब आपको पता है कि आउटसाइडर्स भी जम्मू कश्मीर में लैंड खरीद सकते हैं। तो बस आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर अकेला ऐसा स्टेट नहीं था जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी कि बाहर के लोग लैंड नहीं खरीद सकते। आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बाहर वाले लोग, उस स्टेट के बाहर के लोग वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल। ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो मेनली कुछ स्टेट में हर स्टेट में अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब एक सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 370 से आपने स्पेशल स्टेटस कैसे हटाया। ठीक है, हाउ डिड वी रिमूव द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर आपको आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस देता है, अगर आपको वो हटाना है तो ये चीज़ आर्टिकल 373 में लिखी है। आर्टिकल 373 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर इंडियन प्रेसिडेंट को बोले कि हाँ जी 370 हटा दो, हमारा स्पेशल स्टेटस हटा दो, तो वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल हमने कब इंसर्ट किया भाई? 370 हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने कोई बाद में तो ऐड किया नहीं है इसको। तो जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम ये बात हो गई थी कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक है, तो बात ये हुई कि भी ठीक है, आप लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे प्रेसिडेंट को बोलेगी कि भी 370 हटा दो, हम फिर उसको हटा देंगे। ये उसमें लिखा हुआ है। तो अगर अब, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये तो 1957 में ख़त्म हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड। तो अगर आज आपको ये हटाना है
ये वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर आपको आज ही हटाना था तो अब क्या करना चाहिए था। हमें वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़ते जम्मू कश्मीर में, इलेक्शन होके वहाँ के लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते नई वाली, एंड वो असेंबली इंडियन प्रेसिडेंट को बोलती। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर हमने कैसे हटा दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, पहली बात ये कि हमने आपको ऊपर बताया कि यूनियन यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रोविजंस वगैरह हैं, लॉज हैं जो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होंगे। ये कौन बताएगा? ये बताएगा जम्मू कश्मीर की सरकार, इंडियन प्रेसिडेंट को। ठीक है ना, ऊपर समझाई थी मैंने अगली बात। लेकिन क्योंकि उस टाइम अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल लग रहा था, तो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब था जम्मू कश्मीर का गवर्नर। ठीक है ना, तो हमने कहा भी देखो अभी प्रेसिडेंट्स रूल है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो काम था वो कर रहे हैं वहाँ के गवर्नर, और गवर्नर ने प्रेसिडेंट को लिख के बोला कि सर आई वांट कि मुझे मतलब मेरे पास पावर है ना आपको बताने की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई होंगी जम्मू कश्मीर में। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर दो। तो प्रेसिडेंट ने कहा भी ओके, जैसा जम्मू कश्मीर चाहे हम ऐसा कर देते हैं। प्रेसिडेंट ने निकाल दिया ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019। इसने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बोली। इसमें पहली बात तो ये बोल दी कि पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया जम्मू कश्मीर को। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होगा स्टेट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, संविधान बनाना। लेकिन इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखा गया कि जम्मू कश्मीर के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका मतलब होगा स्टेट असेंबली। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपको एक्सरसाइज करनी थी कि लोगों से वोट डलवा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, वो स्टेप की जरूरत नहीं है। आप सीधा वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर जो बोल दे वो हम मान लेंगे। ठीक है, ऐसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने बोला। तो यानी कि जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जिसको बोलना था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि सर आप आर्टिकल 370 हटा दो, लिखा है ना यहाँ पे 373 में लिखा हुआ था ये बात। तो ये जो काम था ये काम करेगी वहाँ की स्टेट असेंबली, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ऐसा बोल दिया। अब लेकिन वहाँ पे लग रहा है प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, तो ये काम कौन करेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मान लो आज उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लग जाए, तो उत्तर प्रदेश की स्टेट असेंबली जो कानून बनाती है, स्टेट असेंबली तो रहेगी नहीं फिर, तो स्टेट असेंबली जो कानून बनाती है वो कानून कौन बनाएगा? वो कानून बनाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे जब जम्मू कश्मीर में पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोविजन भी अप्लाई होगा। ये प्रोविजन अप्लाई होगा यानी कि जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली का काम करेगी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट को बोला कि सर आप 370 हटा दो, तो 370 हट गया। ठीक है, सो दैट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस विच वॉज टेकन। उसके बाद ठीक है, अभी देखो एक बात ध्यान रखो, इस प्रोसेस से हमने जम्मू कश्मीर के दो हिस्से नहीं करे हैं अभी, इससे हमने उसका स्पेशल स्टेटस हटाया है सिर्फ। ये जो हमने लद्दाख की नई यूटी बना दी, ठीक है ना, ये कैसे बनाई गई? ये बनाई गई थ्रू जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक, इससे दो यूटी बन गई जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर रहेगा, लद्दाख का लेजिस्लेचर नहीं रहेगा। इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, लेकिन परमानेंट नहीं है। भाई जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ऐसा तो नहीं है ना कि जब जब इलेक्शन होते हैं तब तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाता है, फिर उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि आर्टिकल 263 में ये लिखी हुई है। राइट, अब आर्टिकल 263 इज अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल, नॉट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है 262 और 263 में, तो ध्यान रखो अगर कंफ्यूज हो जाओ कि पहले पानी और बाकी डिस्प्यूट्स बाद में। ठीक है, पहले पानी बाकी डिस्प्यूट्स बाद में। तो 262 इज रिगार्डिंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, 263 फॉर इंटर स्टेट डिस्प्यूट। 1990 में सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया एंड प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर निकाल के 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश किया। इसका काम है कि स्टेट्स में आपस में और स्टेट एंड यूनियन में कोऑर्डिनेशन, डायलॉग वगैरह बढ़े। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाया था। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल क्या है एंड इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो मेंबर्स होते हैं सारे स्टेट्स, सभी स्टेट्स को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है। स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं, अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो गवर्नर ऑफ द स्टेट। यूनियन टेरिटरीज जिनके पास अपने सीएम हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, वहाँ के सीएम, और जिनके पास अपने सीएम नहीं है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, ये लोग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हु इज़ द चेयरपर्सन, एंड 6 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जिनमें से होम मिनिस्टर तो ज़रूर होने चाहिए। ठीक, अब मान लो कोई इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट है दो स्टेट्स के बीच में, ये एक स्टेट ये दूसरा स्टेट, इनके बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई लीगल डिस्प्यूट है, या किसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो क्या ऐसे लीगल डिस्प्यूट्स को भी ये इंटर स्टेट काउंसिल डिस्कस कर सकती है? हाँ, कर सकती है, लेकिन इसका जो भी फैसला होगा, जो भी कंक्लूजन निकलेगा इंटर स्टेट काउंसिल का इस मैटर में, वो बाइंडिंग नहीं होगा। मान लो काउंसिल ने कह दिया कि ये स्टेट सही कह रहा है और ये स्टेट गलत कह रहा है, तो क्या ये काउंसिल का फैसला फाइनल होगा? नहीं, इट इज जस्ट एडवाइजरी। ठीक है, इट इज नॉट बाइंडिंग, इट इज एडवाइजरी ओनली। वैसे नॉर्मल तरीका क्या होता है, अगर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, कोई भी इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट है, तो उसको सॉल्व करने का नॉर्मल तरीका क्या होता है? वो होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, अंडर आर्टिकल 131, अंडर आर्टिकल 131 इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, बट सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होता है, सरकारों को मानना ही पड़ेगा, एंड इंटर स्टेट काउंसिल का फैसला एडवाइजरी होता है। इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट 1991 में बनाया गया, इंडियन सेक्रेटरी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हेड्स इट, एंड 2011 से ये जोनल काउंसिल का भी काम कर रहा है, जोनल काउंसिल के सेक्रेटेरिएट का भी काम कर रहा है। इंटर स्टेट काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, 1996 में बनाई गई थी। इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, इसमें 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं एंड 9 सीएम्स भी होते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मेनली आपको होम मिनिस्टर ध्यान रखना है कि यूनियन होम मिनिस्टर इज इट्स चेयरमैन। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इंटर स्टेट काउंसिल, जो 5 जोनल काउंसिल्स हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में। ध्यान रखो, इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जो जोनल काउंसिल्स हैं वो स्टैट्यूटरी हैं। 1956 में जब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था, तो उनमें ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, भाईचारे के लिए जोनल काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, तो जोनल काउंसिल जब बनाई गई, इस एक्ट के अंडर ही फिर जोनल काउंसिल बनाएंगे ताकि स्टेट्स में अच्छा खासा इंटीग्रेशन रहे। 1971 में जब नॉर्थ ईस्ट को रीऑर्गेनाइज किया गया, तो उसी एक्ट के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी बनाई गई थी। आपको एक तो ये ध्यान रखना है स्टेटस इनका, दूसरा ध्यान रखना है इनका चेयरमैन कौन होता है। आईएससी का चेयरमैन पीएम और बाकियों का यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, वाइस चेयरमैन होता है जोनल काउंसिल्स में सीएम्स बाय रोटेशन, कि कभी एक साल एक स्टेट का सीएम, फिर अगले साल दूसरे स्टेट का सीएम, इस तरह से। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है, ही इज द वाइस चेयरमैन। जैसे 2013 में और 1995 में और 2013 में दोनों ही बार यूपीएससी ने क्या टेस्ट किया था, ये पहला वाला पॉइंट, ठीक है, स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। 2013 में कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बॉडी मेंशन नहीं है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल। तो आपको ध्यान रखना है कि जोनल काउंसिल नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इन तीनों में से कोई सी भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, राइट। 1995 इनमें से कौन सी बॉडी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस है? ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही किसी लॉ में। तो आंसर है एनडीसी एंड गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जो जोनल काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल है वो तो मेंशन है भाई। इंटर स्टेट काउंसिल तो आर्टिकल 263 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जोनल काउंसिल मेंशन है लॉ में, 1956 वाले लॉ में। ठीक है, लेकिन जो एनडीसी और गवर्नर कॉन्फ्रेंस है, दीज आर इनफॉर्मल डिवाइसेस। इनफॉर्मल कह सकते हो या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेसिस पे ये चीज़ें काम कर रही थी। जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी 1952 में, एंड इसकी आखिरी मीटिंग हुई 2012 में। इसकी कॉम्पोजिशन लगभग नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जैसी ही है। गवर्नमेंट इसको कोई काम देती नहीं है, इसलिए इसकी कोई मीटिंग भी अब होती नहीं है। नीति आयोग
देखो, नीति आयोग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यूनियन गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2015 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला जिसके बेसिस पे ये बॉडी बनाई गई। कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ना कि प्रेसिडेंट। वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। सीईओ जैसे अभी कौन है, अमिताभ कांत, ठीक है, तो सीईओ कौन बनेगा, इट इज़ डिसाइडेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। मेंबर्स होते हैं, कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब कि जो भी हमारा यूनियन मिनिस्टर है, मान लो आपने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो जो भी मान लो डिफेंस मिनिस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग की। अब नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में मेनली 2 तरह के लोग होंगे। एक तो ऑब्वियसली कुछ नीति आयोग के लोग होंगे और कुछ होंगे स्टेट्स की तरफ से। तो अब नीति आयोग की तरफ से कौन कौन है आपको याद करने की जरूरत नहीं है भाई। चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस चेयरमैन, कुछ मेंबर्स वगैरह, ये सब इसके गवर्निंग काउंसिल के पार्ट होते हैं। वो सब याद नहीं करना आपको, आपको याद करना है कि स्टेट्स में से कौन कौन होते हैं। तो सिंपल सी बात ध्यान रखो, इंडिया में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो चाहे किसी यूनियन टेरिटरी का, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इसका पार्ट होंगे। एंड जिन यूनियन टेरिटरी में चीफ सीएम नहीं हैं, जैसे अंडमान निकोबार, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इसका पार्ट होते हैं, ठीक। नीति आयोग की कुछ रीजनल काउंसिल भी होती हैं, लेकिन वो जब जरूरत हो तब बनाई जाती हैं। नीति आयोग कुछ इंडेक्सेस रिलीज करता है, जैसे इंडेक्स ऑन एसडीजी, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, डेटा गवर्नेंस, स्कूल्स एजुकेशन क्वालिटी, कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट। नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। प्लानिंग कमीशन स्टेट्स को फंड्स एलोकेट करता था, नीति ये काम नहीं करता है। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान लाता था, नीति आयोग 5 ईयर प्लान नहीं लाता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालता है, 3 ईयर डॉक्यूमेंट, 7 ईयर डॉक्यूमेंट, 15 ईयर डॉक्यूमेंट्स, ठीक। नीति आयोग के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे एक है 7 सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। 7 है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब हेल्थ, एजुकेशन। TADP ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, इसको नीति आयोग ने 2018 में लॉन्च किया था। मेन मकसद है HDI रैंकिंग सुधारना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया की जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम उनमें HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सुधारेंगे ताकि इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग काफ़ी अच्छी हो जाए। इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी पर मेंस में भी पूछ चुका है। वो 3 चीज़ें होती हैं, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। कन्वर्जेंस मतलब मेन बात यह है कि ये प्रोग्राम आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप ये कोशिश करते हो कि हम इन डिस्ट्रिक्ट्स में, 115 डिस्ट्रिक्ट्स में जिनमें लॉन्च हुआ था, हम कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं करेंगे, बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं वो ठीक से काम करें, ठीक है। उनमें आपस में स्कीम्स में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन रहे, राइट। कोलैबोरेशन बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनमें कोलैबोरेशन बढ़े, एंड इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपस में कंपटीशन रहे। उसके लिए एक डैशबोर्ड होता है, कुछ इंडेक्सेस वगैरह होते हैं जिनके थ्रू इन डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग होती है कि किस डिस्ट्रिक्ट ने कितनी प्रोग्रेस करी है। तो अगर आपको लगेगा कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर ली है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट उससे सीख सकती हैं। एंड एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, इन 115 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल का कोई ऑफिसर होता है, ठीक है, उनको एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के किसी ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट के इन डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इंश्योर करो कि हमने जो ऊपर ये 3 चीज़ें बोली हैं ये इंश्योर हो रही हैं, राइट। NDAP नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट। इसमें यह कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के जितना डेटा वगैरह होता है एक सिंगल वेब पोर्टल से आप उसको एक्सेस कर पाओ। अटल इनोवेशन मिशन है, एंड प्रोग्राम फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मेनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है अलॉन्ग विद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया।
आपको उनकी डिटेल्स याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कुछ कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं नीति आयोग के ऊपर। खैर, नीति आयोग की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन के जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे वो नीति के अंडर आते हैं अब। जैसे एक था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 1962 में बनाया गया था, नीति आयोग इसको देखता है। एक नीति आयोग को एक डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है। इंडिया को एसडीजी गोल्स अचीव करने हैं, वो जिम्मेदारी भी नीति आयोग की है। एनजीओस को सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, तो पैसा लेने के लिए कंपलसरी है कि वो एनजीओ पहले इस दर्पण पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करें, ठीक है। तो ये सारे काम ही नीति आयोग के हैं। अब देखते हैं मैंने आपको ये सारी बातें क्यों बताई, इतनी सारी आप लोगों को फालतू की बातें हैं, इसलिए बताई हैं क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही पूछता है। 2015 में सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन को। 2016 में आया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इट इज़ ऑर्गन ऑफ नीति आयोग नहीं, ये हैं ऑर्गन्स ऑफ नीति आयोग, लेबर इकोनॉमिक्स ब्यूरो, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, ये लोग हैं, ठीक है। तो फिर ये नहीं है फालतू की चीज़। तो ये आपके यहाँ पे काम की चीज़ ये है कि नीति आयोग को यूपीएससी रिलेट कर देता है फालतू चीज़ों से। जैसे अगले साल फिर से किया 2017 में, यहाँ पे यूपीएससी ने कह दिया कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा फंड इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, यहाँ पे कह रहे थे इट इज़ ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अब 2019 में अटल इनोवेशन मिशन इज पार्ट ऑफ नीति आयोग, हाँ यहाँ पे सही है, ठीक है। पहले यहाँ पे झूठ मूठ का बोला यूपीएससी ने, यहाँ पे सच में बोल दिया। तो आपको बस ब्रॉडली इन चीज़ों को पढ़ लो, एक बार 2-3 बार पढ़ लो, तो फिर इस तरह के अगर क्वेश्चन फिर से आ गए तो आप उनको संभाल लोगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देखो कोर्ट ने फैसला किया, 2 पार्टीज थी, पार्टी ए पार्टी बी, लड़ाई हो गई, कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट ने कहा भी पार्टी बी गलत है, ए सही है, बी कहता है मैं नहीं मानता, भाड़ में जाओ, तो कोर्ट की क्या इज्जत रह जाएगी। एंड आगे से कोई भी बंदा कोर्ट क्यों जाएगा, वो कहेगा कोर्ट की चलती तो है नहीं, तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, तो तुम्हारे पास क्यों आए हम, ठीक है ना। तो इसलिए ताकि कोर्ट अपनी बात मनवा सके, कोर्ट के ऑर्डर्स ठीक से फॉलो हो सके, उसके लिए प्रोविजन होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट ने कहा ऐसा करो, आपने कहा मैं तो नहीं करता, ऐसी सिचुएशन ना हो, उसके लिए प्रोविजन होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ठीक। न्यूज़ में क्यों था, जैसे अभी प्रशांत भूषण ने कुछ ट्वीट्स करे थे, ठीक है, ट्वीट्स यहाँ पे लिखे हैं, ट्वीट ज़रूरी नहीं है, बट मेन बात यह कि उन्होंने कुछ ट्वीट करे एंड सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा ऑन सुओ मोटो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुद ऐसा फील हुआ कि भैया तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी है, ये जो एक्ट है इस एक्ट में एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है टू स्कैंडलाइज द कोर्ट, तुमने वो चीज़ करी है एंड हेंस तुम्हारे खिलाफ केस चलेगा, इसलिए चीज़ न्यूज़ में थी, राइट। तो फिर ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी पूछ लेगा सिंपल, मुलगांवकर प्रिंसिपल्स किस चीज़ से रिलेटेड है। मेनली इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटर था मुलगांवकर, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला था 1978 में, राइट। तो फिर उसी केस से रिलेटेड है, मुलगांवकर प्रिंसिपल्स बोलते हैं, डिटेल्स ज़रूरी नहीं है प्रीलिम्स के लिए, तो बस आप वर्ड ध्यान रखो। दूसरा यूपीएससी कह देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, गलत, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे क्या कहता है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को पावर देता है कि वो अपने कंटेम्प्ट के खिलाफ एक्शन लें। 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई कंटेम्प्ट कर दे तो सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। 215 कहता है अगर कोई हाई कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट कर दे तो हाई कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। और आर्टिकल 19(2) ये कहता है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी ऐसी ही एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन पावर्स जरूर दे देता है, ठीक। तो कौन डिफाइन करेगा, डिफाइन करने के लिए पार्लियामेंट एक कानून लाई थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ये डिफाइन करता है कि कंटेम्प्ट क्या है, और ये कंटेम्प्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, सिविल एंड क्रिमिनल। ये कहता है कि ये एक्ट कहता है कि अगर कोई बंदा कोर्ट की कोई बात नहीं मान रहा है तो डैट इज सिविल कंटेम्प्ट। लेकिन अगर मान लो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और आप बीच में लड़ने झगड़ने लग गए
ठीक है, कुछ कर रहे हो बीच में तो फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है वो बेसिकली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह, तो दैट इज क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन, तो फिर हो जाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। भाई ये बात ज़्यादा हो गई, आपने कोर्ट को स्कैंडलाइज कर दिया, यू आर स्कैंडलाइजिंग द रेपुटेशन ऑफ द कोर्ट, तो उस केस में इट इज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट दो तरह का होता है, सिविल एंड क्रिमिनल, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, बिकॉज ये गलतियां लोग अक्सर कर देते हैं। दूसरा, इट एम्पावर्स हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट। भाई सबॉर्डिनेट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। किसी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट किया, उसकी बात नहीं मानी, कुछ किया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद उसको पनिश कर देगा। किसी ने हाई कोर्ट की बात नहीं मानी तो हाई कोर्ट खुद उसको पनिश कर देगा। लेकिन अगर किसी ने सबॉर्डिनेट लोअर कोर्ट की बात नहीं मानी तो सबॉर्डिनेट कोर्ट उसको पनिश नहीं कर पाएगा। सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को बोलेगा एंड हाई कोर्ट उस बंदे को फिर पनिश करेगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ दी है इस एक्ट में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को खुद के खिलाफ कंटेम्प्ट के खिलाफ वो बोलने की पावर दी है इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन लोअर कोर्ट के कंटेम्प्ट के खिलाफ पनिश करने की पावर इस एक्ट ने दी है हाई कोर्ट्स को। तो ये डिफेंस आपको ध्यान रखना है। 6 महीने की जेल, 2000 रुपये फाइन। नॉट एप्लीकेबल टू ऑफेंसेस, अगर आपने कोई ऑफेंस किया और 1 साल तक केस नहीं चला, मान लो प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, 1 साल तक उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई केस नहीं हुआ। 1 साल बाद किसी को ध्यान आया कि इस बंदे ने उस साल में, आज से 1.5-2 साल पहले कोई बात ऐसी ट्वीट करी थी, और फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाल दे, तो नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है। 1 साल में अंदर ही आपको केस करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो एक्ट है 1971 का, इसके सेक्शन 13 में साफ साफ लिखा है कि जब तक ड्यू प्रोसेस ऑफ जस्टिस में कोई सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस ना हो, मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी इंटरफेरेंस हो कोई हल्की बहुत और अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते नहीं, जब तक कोई बड़ी बात ना हो जाए, ठीक है, कोई सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस नहीं हो रही, तब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं अप्लाई होगा। ये इस एक्ट में खुद लिखा हुआ है, ठीक। तो जैसे सिविल कंटेम्प्ट का एग्जाम्पल क्या है कि अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि तुम एरिक्सन को पैसे दो, ठीक है। अंबानी ने, ये जो छोटा भाई है अंबानी का, अनिल अंबानी, उसने एरिक्सन से कुछ काम वाम करवाया, और जब पैसे देने की बात आई तो उसने कहा मैं तो पैसे नहीं दे रहा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, फ़कीर आदमी हूँ, मेरे पास वैसे से कुछ भी नहीं है, तुम भाड़ में जाओ, ठीक है। जबकि है अरबपति वो बंदा, उसने ऐसा बोल दिया, तो एरिक्सन चला गया कोर्ट, कोर्ट ने कहा भी इसके पैसे दो, अंबानी ने कहा नहीं मैं नहीं दे रहा, ठीक है। तो डैट इज सिविल कंटेम्प्ट। प्रशांत भूषण ने जो बोला डैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट, स्कैंडलाइजिंग इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अच्छा एक और बात कि मान लो आपको कंटेम्प्ट का केस करना है तो कौन कर सकता है? प्रशांत भूषण ने ऐसा ट्वीट किया, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल सकते हो एज एन इंडिविजुअल? क्या आप केस कर सकते हो इसके खिलाफ? नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेम्प्ट का अगर आपको केस करना है तो आपको परमिशन चाहिए होती है, किसकी? अटॉर्नी जनरल की। आप पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि सर प्रशांत भूषण ने ऐसा ऐसा बोला है, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए। अगर अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इस बात को अलाउ कर देते हैं तब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा। ऐसे ही हाई कोर्ट के का कंटेम्प्ट हो गया, ठीक है, उसके लिए एडवोकेट जनरल या लोअर कोर्ट, जैसे एडवोकेट जनरल बोलेगा हाई कोर्ट को कि सर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाओ, या कोई लोअर कोर्ट कह दे कि सर लोग मेरी बात नहीं मान रहे, जरा देखो इनको, तो हाई कोर्ट में केस चलेगा, ठीक है। लेकिन सुओ मोटो केसेस में जरूरी नहीं है। जैसे इन दोनों केसेस में क्या हुआ, ठीक है, इन दोनों केसेस में प्रशांत भूषण और रिलायंस वाले केस में कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि यार तुमने कंटेम्प्ट किया है हमारा, ठीक है। तो ऐसे सुओ मोटो केसेस में अटॉर्नी जनरल वगैरह लोगों की कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। यूपीएससी क्या पता कुछ ऐसा क्वेश्चन बना दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज कंटेम्प्ट या नॉट कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट में कोर्ट की बात नहीं मान रहे, आपने कोर्ट को अंडरटेकिंग दी, लिख के दिया कि मैं ऐसा कर दूंगा, फिर भी आपने नहीं किया, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेरेंस करी, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, ठीक है। कंटेम्प्ट क्या क्या नहीं है? फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आती है तो अगले दिन एडिटोरियल छप जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये गलत बात कर दी, ठीक है। तो क्रिटिसाइज, किसी जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जजमेंट को नहीं, आप थोड़ा आगे आ गए, गुस्से में आ गए, आपने कहा जजमेंट गया भाड़ में, ये साला कोर्ट ही ऐसा है, आपने सुप्रीम कोर्ट को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद 1988 के पीएन दुआ केस में कहा था। आप जजमेंट को क्रिटिसाइज करो, नो इशू, कोर्ट को क्रिटिसाइज करो, नो इशू। आपने पर्सनल खुंदक निकालनी शुरू कर दी, आपने कहा वो जो जज है ना जिसने फैसला सुनाया है,
साला वही ऐसा वैसा है, आपने उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो डिफेमिंग अ जज इज ऑल्सो नॉट कंटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग से इंटरफेरेंस नहीं करना, आपको उसके सामने जाके ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो उसके काम को। आपने किसी जज के खिलाफ उल्टा सीधा बोला है ना, तो वो जज आपके खिलाफ डिफेमेशन केस कर सकता है एक बार को, लेकिन वो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ठीक है। एंड आपने जो भी बात बोली अगर वो सच है तो भी वो कंटेम्प्ट नहीं है। ये हमने 2006 में अमेंड किया था 1971 वाले एक्ट को, जिसमें लिखा गया कि अगर कोई बंदा कोई बात सच सच बोल देता है, जैसे अक्सर क्या होता है कोर्ट्स ना कुछ ऐसी जजमेंट दे देते हैं जो बहुत ही अजीब सी और बहुत ही गलत टाइप्स होती है, लेकिन लोगों को वो चीज़ पता नहीं चलती कि अच्छा कोर्ट ने इतनी गलत बात कह दी। तो अगर कोई बंदा एकदम सच सच बात बता रहा है और उससे कोर्ट की काफ़ी बेइज्जती टाइप्स हो गई, तो आप उस बंदे के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो सच बताया है। गलती कोर्ट को ऐसा नहीं कहना चाहिए था फिर, ठीक। चार्जेस अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो क्या एक्शन ले सकते हो आप? भाई मान लो कोई हाई कोर्ट का जज है, आप उसको ट्रांसफ़र कर दो किसी छोटे हाई कोर्ट में, जैसे भी हुआ था 1-2 साल पहले। मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी तहिल रमानी, उनके खिलाफ जो कोलिजियम है, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम ने उनको ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम मद्रास टू मेघालय। ठीक है, मेघालय काफ़ी छोटा सा हाई कोर्ट है वहाँ का। तो शी फेल्ट इंसल्टेड कि हाउ कैन यू डू सच अ थिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी हमारा मुंह मत खुलवाओ, फैक्ट बात ये है कि मतलब काफ़ी एलिगेशंस वगैरह थी, बिहाइंड द डोर कुछ एलिगेशन थी कि वो थोड़ी करप्ट वगैरह हैं, ऐसी एलिगेशंस थी उनके खिलाफ। कोलिजियम को लगा होगा कि कुछ बात में दम है, बट वो कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि इम्पीचमेंट कर दो, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ट्रांसफ़र कर दिया एंड शी रिजाइंड। उन्होंने कहा मैं ट्रांसफ़र नहीं लूँगी, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है इन हाउस प्रोसीजर। इन हाउस प्रोसीजर क्या है, 1997 से चल रही है। 1997 में फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हमारे जज के खिलाफ कंप्लेन आती है तो विद इन द कोर्ट हम उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, ठीक है। ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद अडॉप्ट किया था। तरीका ये होता है कि जब कंप्लेन आती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कंप्लेन को एग्जामिन करते हैं। अगर उनको लगता है कि बात में कुछ दम है तो वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाते हैं, ठीक है। 3 मेंबर कमेटी अगर ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ उस जज ने कुछ गलत किया है, तो उस जज को बोला जाता है कि देखो चुपचाप इज्जत से रिज़ाइन कर दो, ठीक। रिज़ाइन नहीं करोगे तो क्या होगा, हम तुम्हें कोई केसेस नहीं देंगे आगे। जो उस हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उस पर्टिकुलर जज को कोई केस अलॉट नहीं करेंगे, एंड फिर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग शुरू कर देगी उस बंदे को हटाने की। ये तरीका होता है, ठीक है। सो ये कहीं कानून वगैरह में नहीं लिखा, आपको ये ध्यान रखना है। 3 मेंबर जो कमेटी बनती है उसमें कौन कौन लोग होते हैं। यहाँ पे यूपीएससी शायद आपको कंफ्यूज कर दे। यूपीएससी पता सिंपल सा क्या बोलेगा, जैसे अभी न्यूज़ क्या थी, कुछ एलिगेशंस लगी थी सुप्रीम कोर्ट के जो एक जज हैं अभी एन.वी. रामन्ना, जो अब चीफ जस्टिस भी बन रहे हैं, तो उनके खिलाफ कुछ एलिगेशन लगी। तो उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे 3 मेंबर कमेटी में, क्योंकि एलिगेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ है इसलिए उस कमेटी में तीनों सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, मतलब ऑल 3 मेंबर्स विल बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर एलिगेशन किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ है तो उस कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे एंड बाकी 2 हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट नहीं, बाकी किन्हीं 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। अगर एलिगेशन किसी नॉर्मल हाई कोर्ट के जज के खिलाफ है तो कमेटी में एक हाई कोर्ट का जज होगा और अलग 2 उस हाई कोर्ट नहीं किसी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक। तीसरा तरीका एक्सट्रीम केस की हद पार हो गई, उस केस में पार्लियामेंट हटा देती है उस जज को। इम्पीचमेंट वर्ड प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है अगेंस्ट जजेस, बट कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड जजेस के लिए यूज़ नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज़ करता है रिमूवल, ठीक। 1993 में वी रामास्वामी ये पहले ऐसे जज बने जिनके खिलाफ रिमूवल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई थी। हालांकि लोकसभा में वो रेजोल्यूशन फेल हो गया था क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी। 2011 में सौमित्र सेन हाई कोर्ट के जज थे कोलकाता के, उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स शुरू हुई और राज्यसभा में पास भी हो गया बाय 2/3।
अब उनको लगा कि लोकसभा में भी अगर 2/3 से पास हो गया फिर तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी, तो उस उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया। ठीक, आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है, एक तो ये कमेटी वाली बात हो गई, ठीक है। इन हाउस प्रोसीजर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स फॉर रिमूवल लिखे हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया। दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन प्रोसेस नहीं लिखा। यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से सुनो। दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन कौन किसको कंप्लेन करेगा, कहाँ पे क्या होगा, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, वो कानून में लिखा है। प्रोसेस इज इन द इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल सा है। किसी जज को हटाने के लिए या तो लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 MPs चिट्ठी लिख के एड्रेस करेंगे स्पीकर को या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को, एंड वो चेयरमैन या जो स्पीकर है वो सीधे सीधे उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, उनको पास पूरा अधिकार है उसको रिजेक्ट करने का। लेकिन अगर स्पीकर या चेयरमैन को लगता है कि बात में दम है, तो वो स्पीकर या चेयरमैन एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी में कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एंड एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। इन 3 लोगों की कमेटी होगी। वो कमेटी फाइंड करेगी कि क्या ये बंदा गिल्टी है, या तो कमेटी फाइंड करेगी बंदा गिल्टी नहीं है, तो बात खत्म हो जाएगी। कमेटी ने कहा हाँ इस जज ने ये पर्टिकुलर प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी के लिए ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, इसको हटाना चाहिए, तो दोनों हाउसेज स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास करेंगे एंड प्रेसिडेंट विल रिमूव दैट पर्सन। 2019 का क्वेश्चन, पहला ऑप्शन पढ़ो। टू इम्पीच, हालांकि इम्पीच वर्ड यूपीएससी यूज कर रहा है बट कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीच वर्ड यूज नहीं करता है किसी जज के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करना है तो स्पीकर कैन नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन, कर सकता है स्पीकर चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन को। ठीक, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि इनकेपेसिटी या प्रूवन मिसबिहेवियर क्या है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कहाँ पे, ये प्रोसेस कहाँ पे दिया हुआ है, ये इस एक्ट में दिया है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये इस एक्ट में दिया हुआ है, तो तीसरा सही है। और कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है, तो ये भी सही है, 3 और 4 आर करेक्ट। लोक अदालत, लोक अदालत मेनली क्या होता है, कोई ज़्यादा बड़े केसेस नहीं होते हैं, और फिर हर चीज़ में आप अगर कोर्ट में चले जाओगे तो फिर कोर्ट भी बहुत ओवरबर्डन हो जाते हैं, कोर्ट में डेट पे डेट मिलती रहती है फिर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा भी कुछ लोक अदालत का कंसेप्ट होना चाहिए। लोक अदालत यू कैन थिंक लाइक समवॉट लाइक एक क्या कहते हैं, एक इनफॉर्मल टाइप में सोच लो कि भी छोटे मोटे केस हैं तो इनफॉर्मल से आपने कोर्ट पे बैठा दिया, हालांकि होता फॉर्मल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग होती है इसको, बट अब ऐसे सोच सकते हो एक छोटा सा कोर्ट है छोटे मोटे केसेस के लिए। लेकिन इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस देखे जा सकते हैं। जैसे यूपीएससी कह देगा कि क्रिमिनल केस नहीं देख सकते, तो ऐसा नहीं है, सिविल हो क्रिमिनल हो, कोई केस ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा है तो भी लोग अदालत में उसको ला सकते हो। ठीक है, यू कैन से कि वहाँ पे कोर्ट चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है बट बहुत डिले हो रहा है, तो फिर दोनों पार्टीज कहती हैं चलिए यार लोक अदालत में जाके फैसला करवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपको लगा कि यार डिस्प्यूट है मुझे उस बंदे से, कोर्ट में जाऊँगा टाइम वेस्ट होगा, तो कोर्ट में जाने के सिवा सीधा ही लोक अदालत में चले जाते हैं। ठीक है, तो लोक अदालत में जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पहले कहीं और केस फाइल करो किसी कोर्ट में फिर लोक अदालत में हो, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली भी लोक अदालत में जा सकते हो। जहाँ पे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं देखे जाते हैं, नॉन कंपाउंडेबल मतलब जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ अलाउड नहीं होता। ठीक है, एक बंदे ने दूसरे बंदे को थप्पड़ मार दिया, लड़ाई हो गई, मतलब थप्पड़ मार दिया कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, एंड दोनों में लड़ाई वड़ाई हो गई, एंड उन्होंने कहा भी कोर्ट में चलते हैं। कोर्ट में गए, तारीख पे तारीख मिल रही थी, परेशान हो गए, उन्होंने कहा यार आपस में ही सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है, बंद करते हैं कोर्ट के केस को। तो ऐसे केसेस होते हैं कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मतलब कॉम्प्रोमाइज़ अलाउड है, ठीक है, लेकिन एक बंदे ने दूसरे बंदे का मर्डर कर दिया, दैट इज़ नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, दैट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। सोसाइटी के एक बंदे ने सोसाइटी के दूसरे बंदे का मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया, दैट इज़ नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, तो ऐसे केसेस ये नहीं देख सकते लोक अदालत।
लोक अदालत वो केसेस देखती है जहां पे दोनों पार्टीज में आपस में फैसला हो सकता है। डाइवोर्स केसेस नहीं देखता है लोक अदालत, ठीक है। हाँ, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट हो गए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, वो सब चीज़ें देखता है, लेकिन डाइवोर्स केसेस नहीं देखता। जरूरत क्या थी लोक अदालत की, इंस्पिरेशन क्या थी? इंस्पिरेशन है आर्टिकल 14 एंड 39A। 14 क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। आपके पास पैसा है, आप तो कोर्ट चले जाओगे। गरीब आदमी है, वो तो कोर्ट जा नहीं सकता, इतना लंबा कोर्ट केस चलेगा, वकील की फीस कौन देगा, कोर्ट तक जाएगा कौन, कोर्ट में केस हार गए तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। इतना बड़ा स्टेट है, ठीक है, हाई कोर्ट तक कैसे जाओगे, ट्रैवलिंग में पैसे लग जाएंगे। तो इसलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि गरीब आदमी के पास भी एक सिंपल सा तरीका होना चाहिए डिस्प्यूट्स सॉल्व करवाने का, ठीक है। दूसरा है 39A, फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन। कैसे? लोक अदालत के थ्रू। लोक अदालत को कौन ऑर्गेनाइज करता है? नालसा, सालसा, डालसा, मतलब बेसिकली नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ होती हैं जिनका काम होता है कि लोगों को फ्री में लीगल एड देना, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना, ताकि मेन स्ट्रीम कोर्ट्स में केसेस ना जाएं। चेयरमैन कौन होता है? कोई जुडिशल ऑफिसर होता है। मेंबर्स कौन होते हैं लोक अदालत के? मेंबर्स होते हैं एक लॉयर और एक सोशल वर्कर, ठीक है। लोक अदालत का फैसला फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, नो अपील लाइज, ठीक है। लोक अदालत ने जो फैसला दिया मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं लोक अदालत का फैसला हार गया हूँ तो अब मैं फलाना फलाना कोर्ट में जा रहा हूँ, नहीं कर सकते वो काम, ठीक। प्रीलिम्स 2005 में क्वेश्चन आया था, किस तरह के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है थ्रू लोक अदालत? हर तरह के डिस्प्यूट ऑलमोस्ट, भाई जैसे डिस्प्यूट मोबाइल कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई मोटर एक्सीडेंट का केस हो गया, पेंशन केस हो गया, तो यस, इन सब चीज़ों के लिए आप लोक अदालत में जा सकते हो। 2009 का क्वेश्चन, नो अपील लाइज टू एनी कोर्ट, बिल्कुल ठीक बात है, पहला सही है। दूसरा, मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट्स आर नॉट कवर्ड, गलत। मैंने ऊपर कहा था डाइवोर्स केस कवर्ड नहीं होते, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं कवर्ड, ठीक है। तो वही कह रहा है नॉट कवर्ड, तो दूसरा गलत हो गया। 2010 का क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, इट कैन सेटल प्री लिटिगेशन स्टेज बट नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, क्योंकि वो किसी कोर्ट में चल रहा है केस, इसलिए आप उसको लोक अदालत में नहीं ला सकते हो, तो गलत कह रहा है, ला सकते हो, ठीक। दूसरी चीज़, क्रिमिनल केसेस ये कह रहे हैं नहीं देख सकता, जबकि देख सकता है, क्रिमिनल केसेस लोक अदालत देख सकता है। हर लोक अदालत में सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। नॉट एनी अदर पर्सन, गलत। होता है ना, सोशल वर्कर होते हैं, ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आंसर है नॉन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नालसा, मैंने ऊपर बताया ना, ये होते हैं लोक अदालत के लिए कौन ऑर्गेनाइज करता है? नालसा, सालसा, डालसा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अंडर दिस 1987 एक्ट, एम क्या है? एम है लोगों को फ्री लीगल एड देना एंड टू ऑर्गेनाइज द लोक अदालत। पेटर्न इन चीफ होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरमैन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, सर्विंग या रिटायर्ड। आपको क्या ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए? आपको ध्यान रखना है नालसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर दिस एक्ट एंड इसके चेयरमैन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। नालसा के नीचे सालसा, सालसा के नीचे डालसा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो नालसा का चेयरमैन कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जज। सालसा का चेयरमैन कौन है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। डालसा का चेयरमैन कौन है? डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक। 2013 का क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इन्हीं की बात कर रहा है ये, नालसा सालसा की। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सॉरी, नेशनल लीगल मतलब नेशनल लेवल, इसकी नालसा की बात हो रही है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड टू वीकर सेक्शन बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब आर्टिकल 14। इट इशूज गाइडलाइंस टू स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो नालसा कैन इशू ऑर्डर टू सालसा, सालसा कैन इशू सम ऑर्डर्स टू डालसा, ठीक। 2020 का क्वेश्चन, लीगल सर्विस अथॉरिटीज, तीनों की बात हो रही है,
नालसा सालसा डालसा, ये किन 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 लोगों को फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करती हैं? तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत क्यों है? बेसिकली यहाँ पे फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा जा रहा है। नालसा की वेबसाइट पे ये जो एक्ट था ना 1987 वाला एक्ट, उसके बारे में, उस एक्ट में क्या क्या लिखा है? उस एक्ट में लिखा है कि फ्री में लीगल एड मिल सकती है किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, चाइल्ड, डिसेबल्ड पर्सन, कोई इंडस्ट्री में वर्कमैन है, कोई पर्सन पुलिस कस्टडी वगैरह में है, ठीक है। विक्टिम अंडर आर्टिकल 23, ये होता है फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उन सब चीज़ों के लिए उनका कोई विक्टिम है उसको फ्री में लीगल एड मिलेगी। भूकंप आ जाए, साइक्लोन आ जाए, ठीक है, या कोई मान लो दंगे फसाद हो जाते हैं, एथनिक वायलेंस वगैरह, तो उस केस में लोगों को मिलेगी फ्री में लीगल एड। अगर आपका केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया एंड आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए फ्री में लीगल एड दी जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के सिवा किसी और कोर्ट में आपका केस चल रहा है एंड आपको फ्री में लीगल एड चाहिए, यू कैन नॉट अफोर्ड एंड लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको फ्री में लीगल एड चाहिए, तो उस केस में वो आपकी इनकम लिमिट क्या रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये जो लिखी है ना अलग अलग यहाँ पे लिमिट्स वगैरह, ये यूपीएससी ने, जिस भी बंदे ने फ्रेम किया था क्वेश्चन, उसने एक्चुअली दिल्ली का क्राइटेरिया पढ़ लिया, उसने दिल्ली के क्राइटेरिया को पढ़ के ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, ठीक है। ही यूज क्राइटेरिया फॉर दिल्ली, जबकि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल अब कर दिया तो क्या करें। तो आप ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे? बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो ऑप्शन नंबर 3 में है ओबीसी, मैंने आपको जितने लोग गिनवाए यहाँ पे कोई ओबीसी तो नहीं लिखा, तो यू कैन बी श्योर कि ऑप्शन 3 तो पक्का गलत है। सीनियर सिटीजन का आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा ना, तो ये भी गलत है, ठीक है। 3 और 4 गलत है, 3 एंड 4 गलत है, तो बचा ऑप्शन ए 1 एंड 2, इसलिए यू शुड हैव मार्क्ड 1 एंड 2, ठीक है। बाकी ऑप्शन फ्रेम था इसके हिसाब से दिल्ली का क्राइटेरिया, जनरल के लिए 1 लाख, सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख, ट्रांसजेंडर के लिए 2 लाख। अच्छा एक और चीज़, 2017 में ऐसा ही कुछ, जैसे गरीब लोग हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च करी थी जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे टेली लॉ इनिशिएटिव। सालसा में कुछ लॉयर्स होते हैं, वो कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू लोगों तक लीगल एडवाइस देते हैं कि भी आप हो गांव में, आप कॉमन सर्विस सेंटर गए, ठीक है, वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह होता है, एंड ऊपर सालसा में कुछ लॉयर्स हैं, तो कंप्यूटर के थ्रू आप उनसे कुछ लीगल एडवाइस ले रहे हो, डैट इज़ टेली लॉ इनिशिएटिव। प्रो बोनो लीगल सर्विस, प्रो बोनो मतलब विदाउट मनी, फ्री में। कुछ लॉयर्स होते हैं वो गरीब लोगों को फ्री में लीगल एडवाइस देते हैं। न्याय मित्र स्कीम, ठीक है, जो केसेस 10 साल से पुराने हैं उन पे फोकस रहेगा अंडर न्याय मित्र स्कीम। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि ये कोई रिसेंटली स्कीम लॉन्च नहीं हुई है, 2017 में ये स्कीम्स लॉन्च हुई थी, और कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये होते क्या कॉमन सर्विस सेंटर? यार देखो इंडिया में जब इंटरनेट वगैरह आना शुरू हुआ था तो 2006 में ही गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हम एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लॉन्च कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस प्लान जो लॉन्च किया, ब्रॉडली इसके 2 पार्ट से, ब्रॉडली वैसे तो बहुत सारे पार्ट से आपने पढ़ा होगा मेंस के लिए, बट ब्रॉडली था कि एक तो गवर्नमेंट खुद को सुधारेगी, अपनी मिनिस्ट्रीज़ को, डिपार्टमेंट को, कंपनीज को डिजिटलाइज करेगी। दूसरा, गवर्नमेंट सर्विसेज को तो आपने डिजिटलाइज कर दिया, लेकिन अगर लोगों तक वो सर्विस पहुंच ही नहीं पा रही तो ऐसी सर्विस का फ़ायदा क्या है? तो लोगों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लगाए कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, मीटी का इनिशिएटिव है। इसमें उन्होंने कहा, आप साइबर कैफे समझते हो ना, कि सबके पास कंप्यूटर नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं होता था एक ज़माने में, तो छोटे से साइबर कैफ़े होते थे, यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने साइबर कैफ़े टाइप के कॉमन सर्विस सेंटर बनाए, यहाँ पे कंप्यूटर की मदद से बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज लोगों को मिलती हैं, ठीक है। तो डिजिटल सर्विसेज गांव गांव तक पहुंची थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स। एडीआर क्या होता है? एडीआर मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट टू व्हाट? ऑल्टरनेट टू ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, ठीक है। कोर्ट में मत जाओ, कोर्ट के सिवा ही बाहर से आपकी कोई सेटलमेंट वगैरह हो जाए। कैसे? अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होता है नेगोशिएशन,
कि भाई आपस में ही बातचीत करी, मामला सुलझ गया। लेकिन जो बड़े बड़े कंपनी से केसेस होते हैं, जब भी कोई दो बड़ी कंपनी, एक कंपनी है दूसरी कंपनी है, दो बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में कोई डील करती हैं एंड उनको पता है कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, तो कंपनी समझदार होती हैं, वो ये कहती हैं कल को अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे यार, कोर्ट में जाकर बहुत टाइम वेस्ट होता है, तारीख पे तारीख मिलती है, और जज भी ऐसे होते हैं कि जज की स्पेशलिटी किसी और चीज़ में है और उसको हमारी टेक्निकल मुद्दा समझ में ही ना आए, तो कंपनीज कहते हैं यार आर्बिट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन भी एक तरह से कोर्ट ही होता है, एक तरह से। ठीक है ना, वहाँ पे जो बंदा बैठा होता है ना जज टाइप में, आर्बिट्रेटर, वो भी जनरली एक रिटायर्ड जज होता है जनरली। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ कोर्ट। वहाँ पे जो भी ऑर्डर्स होते हैं आर्बिट्रेशन के, वो फाइनल होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। तो ये लगभग कोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन ये कोर्ट नहीं होता है। ठीक है, एक होता है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में ये बंदा जो भी ऑर्डर्स देगा वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, ये बताता है भाई आप लोगों की मैंने बात सुन ली है, मेरे हिसाब से आप लोगों को ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए। ठीक है, मेरी ये एडवाइस है आप लोगों को, बाकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। दैट इज कंसिलिएशन। मीडिएशन में जो थर्ड पर्सन है, इसका काम फैसला सुनाना नहीं होता है, ना ही बाइंडिंग ना ही नॉन बाइंडिंग, ये कोई फैसला नहीं सुनाता है। मीडिएटर का काम होता है कि ये दोनों पार्टीज जो कि टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, इतनी नफरत है दोनों में, ठीक है ना, तो फिर ये कोशिश करता है कि टेबल पे आके बैठ जाओ मेरे साथ। ठीक है, मैं हेल्प करूंगा कि आप लोग किसी फैसले पे पहुंच जाओ। ठीक है, जैसे जनरली होता है ना, गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड मीडिएशन विद, जैसे मान लो सपोज अभी नक्सलियों ने किसी सीआरपीएफ के जवान को पहले एक तो कईयों को मार दिया था एंड एक को अभी कब्जे में भी ले लिया अपने नक्सलियों ने। तो अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, सपोज जैसे बैक चैनल वो चलते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये माओइस्ट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट की जनरली क्या करती है, बीच में किसी मीडिएटर को पकड़ती है। एक जनरली ऐसा मीडिएटर रहता है कि जिसकी माओइस्ट से भी बात हो जाए, नक्सलवादियों से भी बात हो जाए और गवर्नमेंट से भी बात होती रहे, तो उनके थ्रू थोड़ा बहुत नेगोशिएशन, मीडिएशन वगैरह कुछ निकल जाता है तरीका। ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल दिया है, बट जनरली मीडिएशन में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। कोई ऐसी पार्टी होती है मीडिएटर जिसपे दोनों पार्टीज को थोड़ा बहुत भरोसा होता है। एक और चीज़, 1996 में गवर्नमेंट एक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट लाई थी, उसको हमने पिछले कुछ साल में बार बार मॉडिफाई किया है। ठीक है, 2015 में गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया इस एक्ट को, एंड देखो मॉडिफिकेशन बहुत सारी हैं, अमेंडमेंट बहुत सारी हैं, प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट नहीं है वो, जो चीज़ प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे 2015 में एक टाइम लिमिट लगा दी गई कि आर्बिट्रेशन में कोई केस जाता है तो विद इन 12 मंथ सॉल्व हो जाना चाहिए, बट आज 6 महीने की एक्सटेंशन मिल सकती है। 2019 में गवर्नमेंट ने कहा कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए हमें टाइम लिमिट हटा रहे हैं। दूसरा, इट अलाउड द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। देखो पहले क्या होता था कि मान लो दो कंपनीज ने पहले डिसाइड कर लिया कि कोई दिक्कत हुई तो हमें इस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, लेकिन मान लो कंपनीज ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया पहले, या किसी वजह से वो उन्होंने जो आर्बिट्रेटर पहले से चूज कर रखा था उसके पास नहीं जा पा रहे हैं, तो अब नया आर्बिट्रेटर कैसे डिसाइड हो? तो पुराना तरीका ये था कि वो कंपनीज जाती थी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता था कि फलाना फलाना आर्बिट्रेटर के पास चले जाओ, ठीक है, वो जो फैसला देगा वो तुम लोग मान लेना। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब इस 2019 के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, देखो पहले मान लो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहता था कि वो एक आर्बिट्रेटर है उसके पास चले जाओ, अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बता दिया है। ठीक है, तो अब कंपनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगी, कंपनी जाएंगी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास। ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बताएगा कि तुम्हें किस आर्बिट्रेटर के पास जाना चाहिए। ठीक है, ये काम हो गया। तीसरा है, इट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, जैसे आर्बिट्रेटर्स होते हैं तो किस आर्बिट्रेटर की क्या क्वालिटी है उसको एक्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि सर्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको ये मतलब पावर्स हैं भी या नहीं है इस आर्बिट्रेटर को, ऐसी इसकी क्या क्वालिटी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को सर्टिफाई करने का इसका काम है, ग्रेड करने का।
इसका चेयरमैन विल बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट जज या कोई एमिनेंट पर्सन। चेयरमैन को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्स ऑफिशियो मेंबर वगैरह यार याद करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, इन जीरो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मेन काम ध्यान रखो, मेन काम है इसका टू एक्रेडिट आर्बिट्रेटर्स। 2021 वाली भी अमेंडमेंट हो गई है। यहाँ पे कहा गया कि जो आर्बिट्रेटर्स थे उनकी कुछ क्वालिफिकेशन पहले सेट करी गई थी कि फलाना फलाना लोग ही आर्बिट्रेटर बन सकते हैं। वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अब हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि इसमें ना कुछ क्राइटेरिया था कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ में, इस तरह से। बट फिर हुआ ये कि जो फॉरेन आर्बिट्रेटर्स हैं वो तो इंडिया में प्रैक्टिस करते नहीं है, तो उनके पास तो 10 साल का एक्सपीरियंस होगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग फिर आ ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हटा दिया गया। दूसरा, स्टे ऑन आर्बिट्रल अवार्ड इफ इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड। एक आर्बिट्रेटर ने एक फैसला दे दिया, लेकिन आपको साफ साफ लग रहा है कि इस बंदे ने कुछ गलत किया है, कुछ फ्रॉड वगैरह कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड की बात है। देखो नॉर्मली क्या है, एक कंपनी दूसरी कंपनी कोई डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक चोर है, इनमें से किसी एक की नीयत ख़राब है, नहीं यार, जेन्युइन केसेस भी तो होते हैं ना डिस्प्यूट के। तो जनरली आर्बिट्रेशन जेन्युइन केसेस के लिए होता है। अब मान लो आपको लग रहा है कि उसने को फ्रॉड कर दिया और उसने आर्बिट्रेटर को भी पटा लिया है, ठीक है, आर्बिट्रेटर ने भी पैसे वैसे खा के उसके खिलाफ उसके फेवर में फैसला दे दिया है, इस तरह से कुछ। तो ऐसे केसेस में देयर विल बी अ स्टे, कोर्ट विल पुट अ स्टे ऑन द आर्बिट्रल अवार्ड एंड कहेगा कोर्ट की भी इधर आ जाओ, इधर आके बात करो, राइट। तो वो चीज़ अलाउ कर दी गई है। मेरी ओपिनियन में ये डिटेल्स ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पढ़ना है पढ़ लो। अगर यूपीएससी ने सोचा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो वो थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, अदरवाइज ये डिटेल भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। मेन आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आर्बिट्रेशन का फैसला बाइंडिंग होता है एंड कंसिलिएशन का बाइंडिंग नहीं होता है, सिंपल। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, इसका फॉर्मल नेम है यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, ठीक है। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन हैज़ कम इनटू फोर्स। इंडिया ने इसको साइन किया हुआ है। ये पहली यूएन की ट्रीटी है विच इज़ नेम्ड आफ्टर सिंगापुर। इसकी डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद कर लो कि इट हैज़ कम इनटू फोर्स रिसेंटली और इंडिया ने इसको साइन कर दिया है, ठीक है। डिटेल वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो क्या है, जैसे अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। अब किसी, मान लो ये इंडिया है, अब इंडिया में कोई केस चलना है, ठीक है, और ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो गया क्योंकि बाहर की कंपनी है, वो इंडिया में आई, इंडिया में इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया, मामला चला गया मीडिएशन वगैरह में, ठीक है। तो उस केस में क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे आपके पास कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो उस मीडिएशन या आर्बिट्रेशन के लिए। तो वो ऑप्शंस थोड़े से इंक्रीज़ हो गए हैं, यानी कि ये जो एडीआर का प्रोसेस है इन केसेस वेयर एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तो ऐसे केसेस वगैरह में आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी, काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कैसे होगा वो ज़रूरी नहीं है प्रीलिम्स के लिए, तो बस ये ध्यान रखो। एक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग पॉलिटी की क्लास 2, वहाँ पे मैंने पेज 14 पे एक लिस्ट दी थी कि मिनिस्टर इन कमिटीज़ के, एक लिस्ट थी लंबी सी, इन कमिटीज़ के मिनिस्टर पार्ट नहीं हो सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के, ठीक है। उसमें से एक कमेटी मैंने मिस कर दी थी, एक इंपॉर्टेंट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। मिनिस्टर कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। हमने एक टेबल बनाई थी वहाँ पे जिसमें हमने 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ की बात करी थी, है ना। फाइनेंस कमेटी थी, एक एस्टिमेट कमेटी थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी। ये जो तीनों फाइनेंशियल कमिटीज़ थी, इन तीनों में से किसी का भी मिनिस्टर पार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप वहाँ पे ऐड कर लेना पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए। That's it for this class. This video is also available in English. So English video will be uploaded within 24 hours. Next video will come within 3-4 days. Thank you very much.